आज की आपकी क्लास जो रहेगी वो आपको पता है कि सीडीपी की रहेगी। ये एक वन शॉट है, बेहतरीन तरीके से हम इस क्लास को कंडक्ट कर रहे होंगे। इस एक क्लास से आप बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भैया कितने नंबर में कौन सी चीज़ खुद से पहले से ही क्या है, डिसाइडेड है। यहाँ दो तरीके के ही बच्चों की आवश्यकता है जो कि सीरियस हो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहले ही बता दूं हाँ कि ऐसे आपस में जो आशिकी मोहब्बत का प्लेटफॉर्म समझ के गलती से आए हों उनको बता दूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको तुरंत नागमणि दे दी जाए। टॉपिक से शुरू करेंगे, डेवलपमेंट से। बेटा डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट पूछा जाता था बहुत पहले कभी कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि डेवलपमेंट क्या है, और फिर बच्चा बता देता था उसमें कि डेवलपमेंट क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक है। बच्चा क्या बताता था कि डेवलपमेंट मात्रात्मक और गुणात्मक है, और भैया भैया एक नंबर झोली में आ जाता था। अब कतई नहीं पूछता कि डेवलपमेंट क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं पूछता इस तरीके से। अब सिंपल सरल शब्दों में पूछता है डेवलपमेंट कैसा है। तो भैया देखो, एक तरफ डेवलपमेंट समझाऊंगी, एक तरफ समझाऊंगी क्या, वृद्धि। तो देखो भैया, वृद्धि अलग चीज है जिसे आप बोलते हो ग्रोथ, और इसी को आप बोलते हो बिट्टू अभिवृद्धि बोलते हो, ठीक है ना बेटा। अभिवृद्धि कह लो, वृद्धि कह लो, ग्रोथ कह लो। दूसरी तरफ विकास है, डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट क्या होता है, बहुआयामी होता है। बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी इसके कई सारे डायमेंशन हैं। मल्टी डायमेंशनल है, क्या है बेटा जी, मल्टी डायमेंशनल है। यानी डेवलपमेंट के अंदर आप देखते हैं कि भैया एक तरफ आपको देखने को मिलता है कि भैया शारीरिक विकास हो रहा है बच्चे का, शारीरिक विकास। दूसरा आप देख रहे हो दूसरी तरफ कि भैया व्यक्ति का मानसिक विकास हो रहा है। मानसिक विकास भी इसके अंदर आता है जब डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर आपका, आप कह सकते हैं भावात्मक विकास भी इसके अंदर आता है बेटा, भावात्मक, है ना। फिर आपका भाषाई विकास भी इसके अंदर आता है, भाषाई विकास। आपका सामाजिक विकास भी बेटा जी इसी के अंदर आता है, ठीक है ना। आपका कॉग्निटिव हो गया, है ना, सभी। तो ये क्या होता है, बहुआयामी, बहुभाषाई नहीं होता बेटा, बहुआयामी होता है। यानी डेवलपमेंट के कई सारे डायमेंशंस हैं, कई सारे आयाम हैं। यानी डायमेंशंस का मतलब है कि जब भी आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि भैया बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर में ही दिख रहा है, बोलना भी अच्छा सीखा है, चीजों पे लॉजिक भी लगाना सीख रहा है, सामाजिक भी है, बातचीत भी करता है, और क्या है, भावात्मक विकास भी प्रॉपर है। तो ये सारे विकास हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब भी वृद्धि की बात करते हैं तो शारीरिक होती है। दोनों के बीच का मेन अंतर, तो जो कि आगे एग्जाम्स में भी काम आता है, मेन अंतर क्या है, ये एक निश्चित समय तक होती है, निश्चित समय तक, निश्चित समय तक होती है, फिर रुक जाती है। ये कब होती है, निश्चित समय तक। और विकास क्या है, वो लगातार चलेगा। विकास क्या है बेटा जी, लगातार चलेगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो जब भी मैं आपसे कहूं कि आपका विकास, तो विकास क्या है, लगातार चलता है। और जब भी हम बात करते हैं केवल शारीरिक विकास की, तो इसका मतलब वो वृद्धि है। इसका सिंपल सरल शब्दों में मतलब होता है कि वो एक निश्चित समय के बाद नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर आप इसको विकास के तौर पर देखो, देखो इसको अगर विकास के तौर पर देखो तो यहां तक तो वो वृद्धि भी है, यहां तक वो क्या है बेटा जी, वृद्धि है। क्यों वृद्धि है यहां तक, क्योंकि वो एक निश्चित समय तक होती है, किशोरावस्था तक। तो यहाँ तक तो वृद्धि है, आपको इसकी लंबाई बढ़ते हुए दिख रही है, वृद्धि है। उसके बाद लंबाई नहीं बढ़ रही है, उसके बाद ये व्यक्ति से पहले दाढ़ी मूछों वाला नहीं था, अब है ना दाढ़ी मूछों वाला हो गया, कॉलेज जाने वाला हो गया, फिर अंत में बुढ़ा बाबा बन गया। तो वृद्धि तो एक समय के बाद रुक जाएगी, लेकिन विकास लाइफ लॉन्ग होता रहा। तो ये जो है, ये जो आपने देखा, ये जो तरीका है आपका, ये तरीका क्या कहलाया जाएगा कि भैया विकास लगातार होता रहा। क्या होता रहा, विकास यानी कि डेवलपमेंट लगातार होता रहा। तो ये छोटा सा बच्चा था, पहले बिल्कुल ही ऐसा आया टेडी बियर सा, फिर घुटने चलने लगा, पैरों चलने लगा, स्कूल जाने लगा। अब इसमें एक चीज याद रखनी है
कि ऐसा नहीं है कि इसका केवल शारीरिक विकास हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक मैं बोलना भी सीख गया था, चीजें पकड़ना सीख गया था, समाज से बातचीत करना सीख गया था, अपने इमोशंस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख गया था। तो इसका लगातार क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। और याद रखना, विकास के सभी आयाम एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जी कहते हैं चित्रगुप्त पहले इसका शारीरिक विकास का मामला भेज दे, पहले शारीरिक विकास हो जाएगा फिर इसका क्या करेंगे, भाषाई विकास करेंगे। तो पता पड़े कि वो गोलमाल का क्या बन जाए, तुषार कपूर बन जाए, शारीरिक विकास हो गया, भाषाई विकास हुआ ही नहीं। तो कहता ओया ओया ओआ, ऐसी कर करके बातें कह रहा है। तो सब कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है कि ओया ओया ओआ ओया ओआ, समझ में ही नहीं आ रही है घर वालों के। तो ऐसा नहीं होता, सारे बहुआयामी, सारे के सारे ये जो विकास के आयाम हैं वो साथ चलेंगे। क्या करेंगे, वो सारे साथ चलेंगे। ये स्पेशलिटी होती है किसकी, डेवलपमेंट की। ठीक, सब आ जाए तो डिफरेंस समझ लेते हैं बहुत छोटा सा सरल शब्दों में। तो क्या विकास क्या है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक है, लेकिन अभिवृद्धि यानी ग्रोथ क्या है, शारीरिक विकास केवल मात्रात्मक है। मतलब क्या है इस बात का, ठीक है ना। मतलब इसका सिंपल है कि जब भी हम विकास की बात करते हैं, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट क्या होता है बेटा जी, तो डेवलपमेंट क्या है, आपका शारीरिक विकास भी हो रहा है, तो इसको आप माप सकते हो मात्रात्मक क्वांटिटी में, कि भैया कितने फीट का हो गया, भैया 3 फीट का हो गया बालक, कितने किलो का हो गया जी, 11 किलो का हो गया। तो इसको मापा जा सकता है। इसके अलावा आप क्या करते हो, विकास में क्वालिटी गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक का मतलब क्या, कि भैया जब आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो आप या ओ ए उंगली वाले बच्चे से आप धीरे धीरे कैसे वाले बच्चे बन जाते हो, पढ़े लिखे समझदार जिसके पास भाषा होती है। कैसे व्यक्ति बन जाते हो, जिसके पास भाषा होती है। तो विकास मात्रात्मक भी है, यानी आपका हाइट वाइट भी बढ़ेगी तो क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो, और क्वालिटी में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या बात हो गई, क्या सपना देख लिया आपने, बस बस। और भैया ठीक है ना, तो आप विकास को गुणात्मक भी कह सकते हो, बस बस। क्योंकि क्वालिटी, क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव चेंज भी आपको देखने को मिलता है। क्वालिटेटिव कैसे, कि बोलने की क्वालिटी में परिवर्तन आ गया। आप बड़े बड़े शब्द सुनते हो, जैसे हमारे रोहित भैया, क्या बात हो गई। तो उस दिन जब हम गए ऑफिस में मीटिंग के लिए, तो भाई मतलब मैं हंसते हंसते पागल हो गई। वो रोहित भैया का जो बेटा है, रोहित भैया उससे कह रहे बता देश का नाम क्या है, तो कह रहा है इंडिया। मैंने कहा वाह क्या बात है, स्पष्टता से बोला बच्चा। फिर भैया उसको कह रहे बोल छत्तीसगढ़, और भैया वो एकदम चुप, बोले छत्तीसगढ़ कैसे देखूं। फिर उसके बाद में भैया ने कहा, मैंने कहा ब्रेक कर करके बुलवाओ, तो भैया ने उसको बुलवाया, बोल छत्तीस, तो वो बड़ी प्यारी आवाज में बोला छत्तीस। फिर भैया ने कहा बोल गढ़, तो बोलता गढ़, तो छत्तीसगढ़। तो क्वालिटी, अब यही बच्चा 2 साल बाद खर्राटे में बोला करेगा छत्तीसगढ़ है। और और खूब टिपिकल टिपिकल चीजें बुलवाई जाए तो बोलेगा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, दुनिया भर की चीजें बोलेगा। तो कुल मिलाकर सिंपल सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो वो यही निकल के आती है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि क्वालिटी में भी चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कि केवल और केवल आपकी क्वांटिटी में चेंज देखने को मिलेगा। यानी बच्चा कितना बड़ा हो गया, इसको है ना आप काउंट कर सकते हो, इसको मतलब मेजर कर सकते हो, ऐसा वाला मामला। तो अभिवृद्धि तो बेटा केवल किशोरावस्था तक होती है, वो भी मिड तक। ये केवल शारीरिक परिवर्तन है, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन विकास क्या है, लाइफ लॉन्ग होता है, पूरे जीवन भर चलेगा। इसके अंदर आप शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और साइकोमोटर यानी फिजिकल सभी तरीके की चेंजेस की बात करते हो। अभिवृद्धि क्या है, इंटीग्रेटेड नहीं है। इंटीग्रेटेड नहीं है मतलब मैंने जो चीज बोली थी, ठीक है ना, उसी की बात करते हैं हम, है ना। तो अभिवृद्धि क्या है, इंटीग्रेटेड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि यमराज जी कहते हो कि भाई चित्रगुप्त, या बुलाकर भगवान जी कहते हो ब्रह्मा जी, भाई चित्रगुप्त जी जरा खाता खोलिए इस व्यक्ति का, इसकी शारीरिक विकास अभी कर देते हैं, इसका भाषाई विकास 2 दिन बाद करेंगे, और इसका हाँ इसका भावात्मक विकास 6-7 दिन बाद करेंगे। तो ऐसा भी नहीं होता। ये दूं लो, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को नहीं मिलती हैं, आप इस बात को जानते हैं, है ना।
ये लगा लो। अनामिका बेटा यहीं रहना, ये गिर ना जाए। ठीक, तो अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती। तो ऐसा थोड़ी ना होता कि पहले आपका डिसाइड होता है कि जी पहले इसके हाथ हाथ बढ़ा दो। भगवान जी कहते हैं पहले हाथ लंबे कर दो, पहले हाथ लंबे, और फिर भगवान जी कहे अच्छा हाथ लंबे हो गए, अच्छा अजीब लगता है, हाथ ही लंबे लंबे हैं, तो बोले अच्छा ठीक है पैर भी लंबे कर दो, पैर भी लंबे करो। फिर भगवान जी कहे पैर भी, फिर भगवान जी कहे पैर भी लंबे, है ना। तो ऐसा भी नहीं होता, लेकिन इंटीग्रेटेड भी नहीं होता कि सारे हिस्से एक साथ बढ़ रहे हों। ऐसा मामला होता है कुछ लोगों में, आपने देखा भी होगा तो आपको हंसी भी छूटी होगी कि कुछ लोग जब लंबे होते हैं किशोरावस्था में अंतिम समय पे, तो वो जो लास्ट अपनी लंबाई का गेन कर रहे होते हैं, तो आपने ये चीज विशेष तौर पर देखी होगी, कुछ लोगों का धड़ीधड़ लंबा हो जाता है, उसके कंपैरिजन में उनके जो निचला हिस्सा होता है वो उतना लंबा नहीं होता, और कुछ लोगों का पैर का हिस्सा ही लंबा हो जाता है, उसके कंपैरिजन में उनका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या है, वो लंबा नहीं होता। तो ये आपको देखने को मिलता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं बढ़ती हैं। तो ये वाला मामला है। ठीक, विकास क्या है, विकास इंटीग्रेटेड है, क्योंकि सभी पहलू आपस में संबंधित हैं और सभी पहलुओं का आपस में विकास में प्रगति या डाउनफॉल हो रहा होता है। तो विकास के सभी पहलू आपस में इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है ना, इसको समझे। ये जो अभिवृत्ति है इसे आप माप सकते हो। माप कैसे सकते हो कि भैया आपने कहा 2 फीट का हो गया बच्चा, 2 फीट के बाद अब बच्चा कितने का हो गया, 3 फीट का हो गया। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ये मूल्यांकन का विषय है। डेवलपमेंट क्या है बेटा जी, तो आप कहेंगे इसको मूल्यांकन का विषय करें। हम्म लीजिए। हम्म ठीक है ना। तो डेवलपमेंट को आप क्या करते हो, इसकी वैल्यू आंकते हो कि जो बच्चे का भाषाई विकास हो गया वो अब कितना वैल्यूएबल हो गया, कितना लॉजिकल हो गया। वही वाली बात कि अब बच्चा आपका क्या बोल पा रहा है, छत्तीसगढ़ बोल पा रहा है, छत्तीसगढ़ बोल पा रहा है, तो पा रहा है ना, लेकिन टुकड़ों में बोल पा रहा है। बाद में आपने कहा कि भैया मेरे बच्चे की बोलने की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। कभी किसी ने सुना कि किसी माँ बाप ने ये कहा हो कि मेरे बच्चे की बोलने की क्वालिटी पहले 2 किलो थी, अब साहब 4 किलो हो गई है, और मेरा बच्चा देखो कितना भारी बोलता है। तो ऐसे 2 किलो थी 4 किलो हो गई, ऐसे कभी कोई माता पिता नहीं बोलते। क्या रहते हैं कि भैया मेरे बच्चे की बोलने की क्वालिटी, जो गुण है वो बेहतर हो गया है, तो गुणात्मक होता है, तो इसीलिए इसका मूल्यांकन करते हैं, वैल्यू आंकते हैं, न कि इसको अंक देते हैं। ठीक, अब अभिवृद्धि की बात करो तो वो रेखीय होती है। रेखीय कैसे होती है, तो देखो भैया आपने देखा सिंपली बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है, यहां तक में ये उसकी क्या कहलाएगी, ग्रोथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यहां तक में उसकी ग्रोथ कहलाएगी, अभिवृद्धि कहलाएगी। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं किसकी, डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, जैसे ही हम बात करते हैं किसकी, विकास की, तो भैया विकास का मतलब ये थोड़ी ना होता है एक सिंपल लाइन में आगे बढ़ते जाना। विकास तो ऐसा होता है, विकास कैसा होता है, स्पाइरल होता है। कैसे, बताती हूँ। तो देखो भैया पहले बच्चे का डेवलपमेंट हुआ खूब आराम से, भाषाई विकास बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर बच्चा थोड़ा सा बीमार बीमार हुआ, तो डेवलपमेंट क्या हुआ, विनाशकारी हो गया, यानी थोड़ा डाउनफॉल आ गया, नीचे चला गया। फिर चीजें बहुत प्रॉपर करी, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरीके से चीजें नीचे ऊपर होती रहती हैं। किसमें होती हैं, डेवलपमेंट में होती हैं। छोटा बेबी कौन है, छोटा बेबी है ये। ठीक है ना। तो इस तरीके से हाँ बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। तो ये वाली बात याद रखनी है कि भैया अभिवृत्ति एक लाइन में चलती है, लेकिन लेकिन आपका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, तो आप कहोगे वो स्पाइरल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, तो आप कहोगे वो स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। अभिवृद्धि को आप प्रत्यक्ष देख सकते हो। जो भी बच्चे शुरुआत से चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि वीर इतना सा था। जी बेटी, इतना सा बालक लेकर आई थी मैं, इतना सा,
ठीक है, और आज ये इतना अच्छा हो गया है, इतना अच्छा हो गया, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो क्या कहेंगे, अभिवृद्धि, ग्रोथ क्या है, वो डायरेक्टली दिखाई देती है, प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि किसी की कितनी बदमाशी। बेटी बैठ जाओ। बेटा छोड़ दो, क्योंकि क्या है, ये थोड़ी सी देर खेल खाल लेगा। तो अभिवृद्धि को आप प्रत्यक्ष देख सकते हो, लेकिन विकास को आप अनुभव करते हो। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं है ना, कि अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं है। पहले आपके, मैंने कहा ना, हाथ बढ़ सकते हैं, फिर आपके पैरों की लंबाई बढ़ सकती है। होता है ना, कुछ लोग धड़ से बहुत ज्यादा लंबे हैं, हाथ ही हाथ बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं कुछ लोगों के। तो आपको अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है, कैसे भी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं है, यानी व्यक्ति पहले मोटा भी हो सकता है, फिर लंबा भी हो सकता है, लेकिन विकास की निश्चित दिशा भी होती है। ठीक है ना, विकास का एक डायरेक्शन भी होता है, वो भी फिक्स। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। क्या आपने गोल डिसाइड कर रखा है कि आपका शारीरिक विकास आपको कितना करना है? आपका क्या आपने लक्ष्य डिसाइड कर रखा है कि आपको शारीरिक विकास कितना करना है, कि जी मेरे को तो 6 फीट लंबाई चाहिए, अपनी लंबाई चाहिए और होगी, दोनों में बड़ा अंतर है। तो अभिवृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है कि कहां तक आपको पहुंचना है, लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की, तो विकास का कोई ना कोई क्या होता है, गोल होता है, यानी विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। ये वाली बात ध्यान रखनी है। अभिवृद्धि के परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं, तो कहोगे रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी जब आपकी फिजिकल ग्रोथ होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा मैं बताती हूँ, कुछ ना कुछ जुड़ेगा। इसका सिंपल मतलब है बेटा जी, कि भैया ऐसा तो नहीं होता है, देखो पहले आप 2 फीट के थे, फिर आप 3 फीट के हो गए बेटा जी, फिर आप 4 फीट के हो गए, तो हर बार कुछ ना कुछ क्या हो रहा है बिट्टू, जुड़ रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि नहीं, कि भैया जैसे विकास का होता है स्पाइरल, कि पहले एक बार बहुत तेजी से हो गया डेवलपमेंट, फिर उसके बाद में रुक गया, फिर बहुत तेजी से हो गया। ऐसा तो नहीं होता कि फिर बाद में उसके बच्चे के क्या कर देते हैं, पैर काट देते हो आप, कि अरे तेरा विकास इतना तो नहीं होना चाहिए था, ज्यादा हो रहा। तो विकास रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन अभिवृद्धि रचनात्मक होगी, यानी आपकी हाइट बढ़ती ही जा रही है। लेकिन विकास की अगर मैं बात करूं, तो वो रचनात्मक भी हो सकता है, विनाशात्मक भी, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी। कैसे? आपकी दोस्ती ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाए जो आपको सिखाए, आ मेरे साथ बैठ, कि क्या करना, कि कुछ नहीं, सुट्टा पीना सिखाता हूं। आपने सीखा दुनिया की टेंशन धुएं में उड़ाओ, बोले ठीक धुएं में उड़ाओ, और आप वहां पे धुएं में उड़ा रहे हो। फिर वो कह रहा है कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, फेफड़े फूफड़े सब बर्बाद कर लिए। तो भैया विकास तो हुआ, आपने नई कौशल सीखा। फिर उसने बताया तुझे पता है इसमें मैं नाक से धुआं निकाल सकता हूँ। हमने कहा अच्छा, मैं भी निकालूंगा, नाक से निकाला। फिर और कौशल बढ़ा रहा है, एनरिचमेंट देखो, तेरे को पता है मैं कान से धुआं निकाल सकता हूँ, तो भैया कान से धुआं निकाल रहा है। तुझे पता है मैं धुएं से 2 बादल बना सकता हूँ, उनके बीच में छेद होगा और बिल्कुल सामने वाले को ऐसे लगेगा क्या कलाकृति है। तो उसने सीख लिया, है ना, क्या उसने सीख लिया। तो अब भैया ये विकास आप बताओ, ये जो कौशल उसने सीखा, जिस पर उसको बहुत ज्यादा घमंड हो रहा है कि है ना मैं तो कितना बढ़िया तरीके से मामला कर पा रहा हूँ, ये उसके लिए रचनात्मक नहीं है। कैसा विकास है? ये विनाशात्मक विकास है। ठीक है ना, कैसा विकास है? विनाशात्मक है। ठीक है, हाँ टीनेज, तो इस तरीके का मामला रहता है। बताऊंगी बेटा सुधीर, जस्ट ये मैराथन के बाद में आपकी एक वीडियो बनाऊंगी रीट की,
कि रीट की आंसर की कब तक आएगी, थर्ड ग्रेड के लिए क्या सब कुछ रहेगा। ठीक है साहब, तो विकास रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों। अब बाल विकास के कुछ सिद्धांत आते हैं, लगातार आते हैं, इनको बहुत फोकस करना है। सिद्धांत कहता है कि बाल विकास कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। जाहिर सी बात है, जन्म से लेकर, आपके गर्भ से लेकर, बल्कि आप माँ के पेट में तब से लेकर मृत्यु तक आपका विकास होता रहता है। क्या कहेंगे, गर्भ से लेकर मृत्यु तक आपका विकास क्या है, होता रहता है। मैडम हरलोक ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना और समझना। एक सिद्धांत है जिसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी की थ्योरी, असततता का सिद्धांत। असततता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास रुक रुक कर होता है। ये क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि विकास रुक रुक कर होता है। क्या कहता है ये सिद्धांत कहता है भैया विकास रुक रुक कर होता है। विकास रुक रुक कर होता है, इसका मतलब एक सिंपल सरल शब्दों में एक बात है कि जो डेवलपमेंट होता है उसे हम ये मानते हैं कि डेवलपमेंट एक साथ नहीं होता, एक समय के बाद रुक जाता है, फिर होता है, फिर रुक जाता है, फिर होता है, फिर रुक जाता है। तो इसका मतलब, इनके कहने का मतलब है कि भैया चित्रगुप्त महाराज जी को कहा जाता है, चित्रगुप्त जी इसका अभी ये कितने साल का हो गया कि जी आज रात ही 12:01 पर ये 7 साल का होगा। बोले 7 साल का होगा, ठीक सा। तो 7 साल के बच्चों के अंदर तो लॉजिकल चिंतन आ जाना चाहिए, यानी तार्किक चिंतन आ जाना चाहिए। तो इसकी डेटा ट्रांसफर करो वो वाली फाइल जिसमें इसमें तार्किक चिंतन हो जाए। और बच्चा सोया, 12:01 से फाइल ट्रांसफर होने लगी, सुबह उठा तो इतना मैच्योर बच्चा था, इतनी तार्किकता भरी बातें कर रहा था कि मम्मी कह रही थी ओ फाइल ट्रांसफर हो गई, 7 साल का हो गया। अरे भैया पूरा घर नाच गया। इनका मानना ये है कि विकास रुक रुक कर होता है, कि पहले वाली जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, एक निश्चित जो समय होता है, उसके अंदर बच्चे की कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन बच्चा जैसे ही दूसरी अवस्था में, दूसरी स्टेज में जाता है तो उसकी विशेषताएं या अवस्थाएं के अकॉर्डिंग विशेषताएं बदल जाती हैं। तो जो भी लोग हैं, जब भी कहा जाए विकास असतत होता है, तो या तो ये पूछा जाएगा कि कौन सा सिद्धांत ही कहता है कि विकास रुक रुक कर होता है, तो आप कहोगे असततता का नियम। कि भैया जितनी भी स्टेज थ्योरी है, स्टेज थ्योरी, अवस्थाओं का सिद्धांत, अवस्थाओं की जितने भी सिद्धांत हैं वो क्या कहते हैं, तो आप कहोगे कि वो सारे स्टेज थ्योरी, अवस्थाओं के सिद्धांत ये कहते हैं कि विकास क्या होता है, रुक रुक कर होता है, आपका असतत होता है। कौन व्यक्ति ये ऐसी बातें करते हैं, जीन पियाजे करते हैं, कोलबर्ग करते हैं, एरिक्सन करते हैं। याद रखना, जीन पियाजे करते हैं, कोलबर्ग करते हैं, एरिक्सन करते हैं, सिगमंड फ्राइड करते हैं। क्या कहेंगे, सिगमंड फ्राइड करते हैं, सिगमंड फ्राइड करते हैं। ये सारे मनोवैज्ञानिक इनके सिद्धांतों में चरण यानी स्टेजेस का उल्लेख है कि एक स्टेज की विशेषता ये होती है, दूसरे चरण में व्यक्ति की विशेषता ये होती है। तो ये थ्योरी यहां पर लगती है। बाकी हम हमेशा क्या कहेंगे, विकास सतत होता है, लगातार होता है। लेकिन बाकी जगह हम क्या कहेंगे कि विकास असतत होता है। यानी विकास क्या है बेटा जी, हम कहेंगे कि भैया विकास जो है वो असतत तब कहेंगे जब हमसे कहा जाएगा कि विकास क्या है, स्टेज थ्योरी या विकास जीन पियाजे के अकॉर्डिंग विकास क्या है, तो भैया उनके अकॉर्डिंग विकास असतत है। ठीक है ना। अभी अभी मैंने किसी को खूबसूरती की तारीफ करने के लिए एकदम कि बहुत क्यूट लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, नागमणि दी है। यही कारण है, ऐसे ही बच्चे आते हैं जो ना खुद पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं, और फिर वो 85% और 15% का माहौल बनता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चा पढ़ने में सिंसियर नहीं है। जिस समय बच्चा सिंसियर हो जाएगा उस समय जबरदस्त काम हो जाएगा। ठीक साहब, आ जाए अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत। जब भी आप बात करते हो, जब भी आप डेवलपमेंट में बात करते हो, तो आपको बता दूं, डेवलपमेंट में हर स्टेज में आपकी डेवलपमेंट की गति अलग अलग होगी। कैसे अलग अलग होगी, आप जब बिल्कुल छोटे से बच्चे हो तो आपकी भाषाई विकास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहां जब आए आपका भाषाई विकास हो रहा है, और इस जगह पर आपका भाषाई विकास सर्वोत्तम होने लगता है किशोरावस्था में। तो हर अवस्था में विकास की जो रेट है, ग्रोथ की जो रेट है वो अलग अलग होगी। गर्भावस्था हो, शैशवावस्था हो, किशोरावस्था, इनमें आपका जो शारीरिक विकास है, इनमें क्या कहेंगे, शारीरिक विकास जो है आपका वो बहुत तेजी से होगा,
बहुत तीव्र गति से होगा। इनमें आपका शारीरिक विकास क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। बिल्कुल बेटा राधा, ये 10 बजे ही होने वाली थी, लेकिन इस चीज के लिए मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि मैं 10 बजे नहीं ले पाऊंगी, बाकी सारी 10 बजे होंगी, पर मेरी 8 बजे रहेगी। कारण बहुत स्पष्ट है बेटा जी कि अभी अगर मेरी 10 बजे होती, 10 बजे होती, 6 घंटे की मैराथन है, 5 साढ़े 5 घंटे की मैराथन है, तो बहुत लंबा समय गुजर जाता, वो खाना पीना खा भी नहीं पाता, 4 बजे तक वो खाना खाए बगैर रहता, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती बालक के लिए। तो इसीलिए मैं इसको टाइम से फिनिश करते हुए 8 बजे से चलेगी, तो 1 बजे 1:30 बजे भी फिनिश होती है, तो आराम से उसको फिर आराम से खाना पीना खिलाया जाएगा, तब तक वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपना आनंदित रहेगा। ये एक रीजन है। तो मेरी क्लासेस या तो ऐसे हो सकती है कि कतई बिल्कुल ही 12 बजे के बाद हो, आप देखोगे कि ये तो क्लासेस फिर 12 बजे के बाद लग सकती हैं या फिर सुबह लग सकती है। तो ये सिर्फ एक कारण था, है ना, ये एक कारण था। 5 घंटे तो बेटा कुछ भी नहीं है, 5 घंटे इज नथिंग फॉर सीडीपी, अगर आप इसको वन शॉट में करना चाहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नियम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नियम कहता है कि भैया हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग है। तो विकास का ये सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है और हम खुद अपनी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक विकास क्रम की एक रूपता, डेवलपमेंट का जो पैटर्न है ना बेटा जी, वो पैटर्न सेम रहता है। पैटर्न का मतलब आप देखोगे दुनिया का हर बच्चा पैदा होने के बाद रोया, उसके बाद वो बच्चा हंस किलकारी मारने लगा, फिर बलबलाना सीखा, फिर बोलना सीखा, है ना, अपना चल भी रहा था, घुटने से पहले रेंगना सीखा, फिर घुटने से चलना सीखा, फिर खुद से चलना सीखा, अब दौड़ना सीखता है, कूदता है, ये सारी चीजें बच्चा देखता है। तो ये डेवलपमेंट में क्या देखने को मिलती है, आप कहोगे यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है पैटर्न में। तो एक प्रजाति के सभी बच्चे सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो मानव का हर बच्चा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा पैदा होती है ऐसे करने लगा, हा 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 माता श्री, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, आप मम्मी हैं, तो बताइए जरा पापा कौन है। ऐसा सोचो, माँ बेहोश, माँ को होश आया, उससे कहा आपकी बेबी हुआ है, कि क्या हुआ, बेबी बॉय या बेबी गर्ल, कि बेबी गर्ल हुई है, और बच्चे को दिखाया, और बच्चा देखते ही गए, ओ मम्मी कैसी हो तुम, शुक्रिया, माँ दोबारा बेहोश। क्यों? क्योंकि जो एक पैटर्न फॉलो करता है मानवीय प्रजाति में बच्चा, उस पैटर्न की बिल्कुल अलग बात कर दी है मैंने। ठीक साहब, सामान्य से विशेष क्रियाओं का नियम, प्लीज इंपॉर्टेंट मारेंगे इसको। जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में पहले सामान्य सामान्य डेवलपमेंट होता है, फिर जैसा जैसा आपको वातावरण मिलता है वैसा वैसा आपको स्पेसिफिक एक्टिविटीज करने वाला बच्चा बनता जाता है। यानी पहले सामान्य डेवलपमेंट होगा, आपको जैसा वातावरण मिल रहा है, फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको विशेष तरीके का वातावरण मिलेगा, जैसे आपको रोज लेके जाया जाए, और कहाँ लेके जाया जाए, आपको फुटबॉल मारना सिखाया जाए, है ना, किक मारना सिखाया जाए, तो फिर एक समय के बाद आप क्या करने लगोगे, आप फुटबॉल में किक मारना सीख जाओगे, तो आपका विकास जो होगा वो इस तरीके का हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में जितनी बाकी बच्चे लात मारते थे उतनी आप भी मारते थे। एकीकरण का नियम, इंटीग्रेशन, जब बच्चा पैदा होता है आपने देखा है ना, लात मारता रहता खट खट खट, माँ चादर उड़ाती कहती ओ माय गॉड अभी से इतनी लात मारता है, मैं इसको कुछ उड़ाऊं, फट लात मार देता है ना, हाथ भी मारता रहता है। लेकिन आप क्या उस समय पे बच्चे को कह सकते हो कि बेटा तू हाथ तो मारता ही है, तो एक काम कर, ये लात तो तू मारता ही है, एक काम कर, चलने लगना यार, और तुमने खड़ा कर दिया, बच्चा मन में कहेगा यार क्या पागल मम्मी पापा है, इन्होंने लगता है सीडीपी नहीं पढ़ी है, सीडीपी के नियमों के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर इंटीग्रेशन का मतलब पहले बच्चा पूरे अंग को चलाना सीखता है, ये लात मारना, हाथ मारना, फिर बच्चा अंग के कुछ हिस्सों को, भागों को चलाना सीखता है, और अंत तक आते आते वो हाथ और अंग, यानी पूरा अंग और उसके भाग सब एक साथ चलाता है, कोऑर्डिनेशन में चलाता है, इस तरीके का मामला हो जाता है। फिर ये बच्चा दूध की बोतल भी पकड़ लेता है। बेटा मेरे को 1 मिनट दोगे, 1 मिनट बस, ठीक है ना, अच्छा पढ़ाती हूँ तो सब जगह शेयर करो फटाफट।
हाँ जी, हाँ, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। देखो, ऐसे थोड़ा बीच में आप लोग हल्का-सा कोऑपरेट कर देना और वो सिर्फ़ बालक बच्चे के लिए ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना? आ जाओ। परस्पर संबंध का नियम देखो, वो मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे जो डोमेन हैं, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, है ना? सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, ये सब एक-दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, तो इनका आपस में क्या होता है? परस्पर संबंध होता है। सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, सब एक साथ हो रहे होते हैं। आप विकास को प्रेडिक्ट कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप किसी बच्चे को देखते हो, सपोज एन एग्जांपल, आप देखते हो बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है, वो कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर लेता है, बाकी लोग जिसको कॉपी पेन पे करते हैं, वो बच्चा उसे दिमाग में कर लेता है बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन। तो आप कहोगे ना उसके पेरेंट्स को कि भाई इसका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो आप इसको मैथ्स स्ट्रीम में डलवाइए, इसको मैथ्स के ओलंपियाड करवाइए। तो आप विकास की क्या कर सकते हो बेटा? आप विकास की भविष्यवाणी कर सकते हो। बिना किसी दिक्कत के आप विकास की क्या कर सकते हो? भविष्यवाणी कर सकते हो। अब आता है विकास की दिशा। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, लेकिन ग्रोथ का डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है। तो विकास की दिशा क्या है बेटा जी? निश्चित है। तो मैं आपको बताती हूँ विकास की दिशा क्या है, कि सिर से लेकर पैर तक विकास होता है। अब आप कहोगे दीदी कैसे होता है ना? बिल्कुल, चाहत ने सही कहा कि विकास की भविष्यवाणी करी जा सकती है, लेकिन 100% सटीकता नहीं हो सकती उस भविष्यवाणी में। क्या आप कहते हो नहीं नहीं ऐसे ही होता है? अब बात आती है विकास का डायरेक्शन जो है वो सिर से लेकर पैर है। आप कहोगे दीदी मैंने तो कभी सिर से लेकर पैर तक विकास जाते हुए नहीं देखा। मैं बताती हूँ ना, बच्चा पैदा होता है, पैदा हुआ बच्चा मोस्टली सबने देखा है। तो क्या होता है, टीवी में तो देखा ही है, क्या होता है बच्चे को गोद में लेते कि जरा संभाल के, कि क्यों, इसकी गर्दन अभी सधी नहीं है। तो वो ऐसे गर्दन से हाथ लगा के ऐसे लेते हैं, देखा है ना, गर्दन पे ऐसे, क्योंकि उसकी गर्दन डैशबोर्ड पे लगे उस खिलौने जैसी है, वो डॉगी वाला जो खिलौना आता है, कि थोड़ा सा ऊपर हुआ तो उस बच्चे की गर्दन यूं 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 नाच जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी ना उसका विकास की दिशा में सिर से लेकर पैर तक में अभी ऊपर कंट्रोल नहीं आया है। तो पहले बच्चे के 3 महीने में जाके क्या होती है, गर्दन सदने लगती है। फिर होता है कि कोई माँ बाप ऐसे लगाते हैं, कैन यू इमेजिन, शुरुआत में मैं ऐसे मुंडी पकड़ के ही रखती थी हर समय, ए बाबू, हे मेरा बच्चा, और ऐसे भी नहीं रख सकते आप, मैं फिर ऐसे रखती थी उसको इस तरीके से। फिर उसके बाद बच्चे का धीरे धीरे अपर पोर्शन जो है उसका डेवलपमेंट होने लगता है, फिर ये बच्चा रेंगने लगता है, फिर ये बच्चा करवट लेने लगता है। वरना पहले तो जैसे माँ छोड़ गई ना वैसे ही पड़ा रहेगा, सुसु होगी बस रो देगा, माँ ही साफ करके ठीक है चल। सामने कुछ चीज रहेगी उसको देख के हंसता रहेगा, वो पैर चलाता रहेगा, क्योंकि वो तो मैंने आपको बताया कि पूरा अंग चलाता है, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है उसका। फिर उसके बाद क्या रहेगा, फिर उसके बाद धीरे 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 यही बच्चा और डेवलपमेंट नीचे जा रहा है, फिर ये बच्चा घुटनों के बल चलने लगेगा, फिर ये बच्चा क्या करने लगेगा, घिसटने लगेगा, कछुआ क्रॉल कर रहा है, घुटने के बल चल रहा है, फिर डेवलपमेंट बिल्कुल नीचे तक आ गया, पैर के अंगूठे तक आ गया, फिर ये चलने लगेगा, फिर कूदेगा, फिर उछलेगा, ये सब कुछ। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि विकास सिर से लेकर पैर तक होता है, और हमको इसका क्या पता है, दिशा पता ही है। तो सिफेलोकॉर्डल विकास सिर से पैर की तरफ होता है, तो लंबवत होता है। फिर एक और होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है बेटा? एक और लाइन देख रहे होगे कि ये बिल्कुल बीच में एक लाइन दिखी हुई है, यानी हमारी बिल्कुल बीचों बीच रीढ़ की हड्डी से विकास कैसा होता है, बाहर की तरफ होता है, यानी उंगली के लास्ट उंगली तक जाता है, नाखून तक, यानी यहां से लेकर लास्ट पैर के या थाई से बिल्कुल पैर की तरफ जाता है, थाई से यानी जांघों से पैर के निचले हिस्से तक जाता है। तो ये कौन सा विकास है? दिशा में तो दूसरी दिशा ये भी है, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है जो सेंटर से बाहर की तरफ हो रहा है। इसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो इसको, आप समीपस्थ विकास भी कहते हो। क्या कहते हो बेटा? समीपस्थ विकास भी कहते हो। समीपस्थ विकास जो कहां से शुरू होता है, जो केंद्र से शुरू होता है, सेंटर से, सेंटर का मतलब जो कि रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और बाहर की तरफ चला जाता है, इसीलिए आप इसे क्या कहते हो, इसीलिए आप इसे कहते हो कि भैया प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है ना? बिल्कुल आर चौहान। अब ये पूछा कैसे जाता है, ये तो तुम 2 मिनट में पकड़ लोगे इस विकास को, कि भैया सिर से लेकर पैर तक हो रहा है। तो पहले कहा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चा घुटना चलने से पहले रेंगना सीखता है, तो आप समझ जाओगे कि रेंगने या करवट लेना सीखता है।
तो बोले करवट लेने के लिए अभी धड़ का विकास हुआ है और फिर धड़ से नीचे घुटने चलने के लिए घुटनों तक का विकास होना चाहिए, तो आप तुरंत बोल दोगे कि भैया ये तो सिफेलोकॉर्डल है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चा चलना दौड़ना ये सब पहले सीखते हैं और बाद में बच्चा धागे में मोती पिरोना सीखता है ना, कि बच्चा जो है वो क्या कहना चाहिए, पूरा हाथ चलाना पहले सीख गया था, पूरा हाथ चलाना पहले सीख गया था, लेकिन बच्चा जो है वो गेंद को पकड़ना बाद में सीखा, तो पूरा हाथ चलाना पहले सीख गया। तो इसमें तो आप नहीं कह सकते पहले भी हाथ ही चल रहा था, गेंद पकड़ने में भी हाथ चल रहा है, तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि विकास सिर से पैर तक हो रहा है कि ये विकास सेफेलोकॉर्डल है। नहीं, पूरा हाथ चलाना यानी बड़ी मांसपेशी का प्रयोग, जिसे बोलते हैं आप स्थूल पेशीय कौशल पहले सीखा, यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले सीखी, फिर उसके बाद बच्चे ने फाइन मोटर स्किल सीखी। आप किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हो, एचटेट, एमपीटेट, सबके लिए ये मैराथन 100% काम आएगी, गो विद इट। फिर आप फाइन मोटर स्किल्स पर काम करना शुरू करते हो, जैसे जांग जानते हो ना, थाइस या ऊपरी भुजा, ये जो होती है ये पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो आपसे कहा जाए, ये पूछा जाए कि बच्चे की जांग जो है उसका विकास पैरों की तुलना में तेजी से हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जांग का विकास पैरों की तुलना में तेजी से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सिंपल सरल शब्दों में रीढ़ की हड्डी के पास जांग ज्यादा पास है, तो जांग का विकास पहले हो गया, फिर पैरों के पंजों का विकास हुआ, वो दूर है, तो हम प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात कर रहे हैं। तो याद रखेंगे कि ग्रॉस मोटर स्किल में शरीर की बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हैं। जब भी बात करते हो स्थूल गतिक कौशल की, शरीर की बड़ी मांसपेशियां शामिल हैं, तो तैरना, चलना, दौड़ना, चढ़ना, है ना, भागना, इन सब में क्या है, बड़ी मांसपेशियां शामिल है। जब भी फाइन मोटर स्किल्स की बात होती है तो शरीर की, फाइन का मतलब ही होता है बेटा जी सूक्ष्म, यानी छोटी मांसपेशियां, तो इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियां शामिल है, तो छोटी छोटी उंगलियां शामिल है लिखने में। तो लिखना क्या है, लिखना एक तरीके से फाइन मोटर स्किल है, पेंटिंग करना फाइन मोटर स्किल है, मोती को धागे में पिरोना फाइन मोटर स्किल है, किसी वृत्त को, सर्किल को काटना फाइन मोटर स्किल है, ठीक है ना, ये वाला मामला रहता है। विकास कभी भी सीधा नहीं होता, देखो इस तरीके से नहीं होता डेवलपमेंट कि सीधा चल रहा है ना, विकास हमेशा क्या होता है, स्पाइरल होता है। कैसा होता है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज स्पाइरल, इस तरीके से होता है। तो विकास की गति कभी समान नहीं रहती, ये हर अवस्था में क्या रहती है, बदलती रहती है। तो आपने देखा है ना कि शैशवावस्था में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, फिर आपका किशोरावस्था में बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की गति या तो कम हो गई थी या रुक ही गई थी, थम ही गई थी। विकास में परिवर्तन होता है। जब भी डेवलपमेंट की बात करो तो हमेशा याद रखना कि हम उसमें चेंज की बात करेंगे, तो शारीरिक में भी परिवर्तन आएगा, बोलने में भी परिवर्तन आएगा, सामाजिक परिवर्तन, सब। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डेवलपमेंट मैच्योरिटी और लर्निंग का प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट क्या है, मैच्योरिटी और लर्निंग का प्रोजेक्ट है। यानी डेवलपमेंट कब होगा, जब मैच्योरिटी आएगी, आप में परिपक्वता आएगी। आप में क्या आएगी, जब आप में मैच्योरिटी आएगी, जब आप में परिपक्वता आएगी, और आप साथ ही साथ सीख भी रहे होगे। आप सीख भी रहे हो, आप में मैच्योरिटी भी आ रही है, यानी आपकी उम्र भी बढ़ रही है, आपके अनुभव भी बढ़ रहे हैं सीखने से, तो आप कहोगे कि आपका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया है। तो भैया याद रखना, वुडवर्थ भैया एक बात कहते हैं कि भैया डेवलपमेंट क्या है, ये कहते हैं डेवलपमेंट क्या है, H इंटू ई है। अब इसका मतलब क्या है, H प्लस ई नहीं है कि हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता के साथ आप एनवायरनमेंट को जोड़ दें, जोड़ना नहीं होता। अंतःक्रिया का मतलब हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट होता है, हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों गुणों में अंतःक्रिया होती है, यानी क्या कहेंगे, हाँ यानी क्या कहेंगे, यानी कहेंगे कि भैया इनके बीच में अंतःक्रिया होती है, यानी प्लस नहीं होता, माइनस नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, अंतःक्रिया होती है। तो आप इस तरीके की साइन से बताते हो अंतःक्रिया होती है ना। क्लियर है, क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ जाऊं, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। नहीं, वृद्धि में भी परिवर्तन होता है बेटा, लेकिन वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, विकास में तमाम परिवर्तन होता है और लाइफ लॉन्ग चलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब भैया डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस पर बात करते हैं। तो पहली स्टेज चलती है, अब डेवलपमेंट को बांटो ताकि आप हर स्टेज को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं।
तो जब डेवलपमेंट को बांटा गया तो कहा गया कि पहली एक स्टेज लेते हैं शैशवावस्था, जब से बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर 2 साल की अवस्था को इन्फेंसी कहेंगे। फिर कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज, 2 साल से लेकर यानी 3 साल से लेकर 6 साल की एज को हम अर्ली चाइल्डहुड कहेंगे, यानी प्री प्राइमरी में जब बच्चा जाता है, यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वाली स्टेज। फिर हम कहेंगे लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जिसमें हम बच्चे को 7 से लेकर 12 साल का मानते हैं। किसका मानते हैं? 7 से लेकर 12 साल का मानते हैं। फिर एक और हम स्टेज लेकर आते हैं जिसे हम बोलते हैं किशोरावस्था की स्टेज, यानी 13 साल से लेकर बच्चा होता है कितने साल का? 18 साल का। फिर आती है प्रौढ़ावस्था यानी प्यूबरिटी की स्टेज, जो 18 साल से ऊपर का बच्चा रहता है। तो कुल मिलाकर डेवलपमेंट की स्टेजेस को हम किसमें हम बांटते हैं? किशोरावस्था तक। कहां तक बांटते हैं बेटा? किशोरावस्था तक। हमारी स्टडी जो है वो केवल और केवल इतनी की है, किशोरावस्था तक, क्योंकि बच्चा जब तक 12th कंप्लीट करता है हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में वहीं तक को पढ़ते हैं, हम वहीं तक को पढ़ते हैं। तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। हर स्टेज की अपनी विशेषता है हर स्टेज के अपने नाम हैं, और पहले तो तब भी नाम पूछता था, अब नाम तो नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर पूछ लेता है कि इस फलानी स्टेज में शारीरिक विकास कैसा है, इस फलानी स्टेज में मानसिक विकास कैसा है। तो बच्चे की एक समझ होनी चाहिए कि कैसा इसका विकास है, क्या इसकी स्पेशलिटीज है, जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली आती है गोलू मोलू स्टेज। देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये ऐसा लगता है कि मतलब आहा पप्पी पुच्ची ले ली जाए। तो इन्फेंसी सबसे इंपॉर्टेंट समय। क्यों इंपॉर्टेंट समय? इस समय पर अगर आपने अपने बच्चे पे ध्यान दे लिया तो आपका बच्चा अच्छी चीजें सीखेगा, आपका बच्चा जबरदस्त तरीके का क्या कहना चाहिए मुझे, डिसीजन मेकिंग पावर आपके बच्चे की आएगी, रिस्क फैक्टर आपके बच्चे के अंदर आएंगे, आपका बच्चा इंडिपेंडेंस सीखेगा इसी स्टेज में। तो सबसे महत्वपूर्ण काल है ना। बदतमीजी सीखेगा या तमीज सीखेगा, इसी स्टेज में सीखेगा। खुश रहता है इस स्टेज में बच्चा। तो फ्यूचर का फाउंडेशनल स्टेज यही है, फ्यूचर का फाउंडेशनल स्टेज यही है, यहीं से शुरुआत होती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैं और वी, जैसे अभी क्लास खत्म होगी ना, बस हम दोनों माँ बेटे का एक ही काम है, अभी तो पहले इसे खिला पिला के सुला दूंगी, उस बीच रीच की आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो बनानी है तो वो रिकॉर्ड करके उसको भेज दूंगी। फिर उसके बाद शाम में दोनों मम्मी बेटा एक ही काम करेंगे, ये खा पी के ना गली में घूमेगा, कूदेगा, इधर उधर देखेगा, पिजन, कबूतर, सब कुछ। तो मैं, मेरा एक ही काम है, एक्सप्लोर कर भाई, मैं सिर्फ तेरे को बताती चलूंगी। तो ट्री कहाँ है? बता दिया, ट्री ये रहा। लीव्स कहाँ है? बता दी। अच्छा रोड कहाँ है? बता दी। अब रोड पे अनयूजुअल किसी का घर बन रहा है, तो नई चीज देखी उसने, ईंटें देखी, मैंने कहा ब्रिक्स, इनसे घर बनता है। अब कितना उसको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, लेकिन आपका काम है आप कंटिन्यूअस वे में इस पे बोलते रहो, क्योंकि बच्चा क्या है, समझता है, इनहेल करता है सारी चीजों को, आराम से जाएगा। एक डेयरी की, पता नहीं उसके आउटसोर्सिंग का एक ऑफिस है जस्ट 2 घर छोड़ के हमारे, वहां जाके बाहर चेयर्स पर बैठ जाएगा। तो काव वाव बनी हुई है, तो उस पर जा जाके मैं पूछू काव कहाँ है, भट्ट से उंगली बता दे। तो कुल मिलाकर फ्यूचर की आधारशिला, किसी से कुछ नहीं कहता, कोई फूल नहीं तोड़ता, कोई चेयर नहीं तोड़ता, लेकिन वहां बैठ के आराम से बैठ जाता है जैसे ये ऑडिटर हो वहां पर। तो कुल मिलाकर ये आधारशिला है। आप यहाँ तमाम चीजें सिखाते हो, दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है ना, आपको खुद के लिए कैसे बिहेव करना है, तो ये सब चीजों को सीखेगा। और इसी अवस्था को, बहुत सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस, मैं ये लिखाने वाली थी। इसे कहते हैं बादशाहत की अवस्था। क्या कहते हैं? बादशाहत की अवस्था। इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया कि कोई मना ही नहीं करता। अब एक बात बताओ, ये बड़ा बच्चा होता और उनकी ऑफिस में जाके रोज ऐसे बैठ जाता, तो ये नहीं कहते कौन है क्यों है, मुंह उठा के चलाता अपनी माँ के साथ में रोज। ये क्या करता, बाहर आराम से उनका गार्डन है उसमें बैठेगा चेयर पर, बढ़िया, उसका अपना कुछ बनाना केला वेला लेके जाएगा तो उसको वहां पे खाएगा घूमते हुए। तो बादशाहत की अवस्था, हर व्यक्ति इस समय पे उसकी बच्चे की बात मान लेता है। सुंदर जीवन की नींव रखी जा सकती है, तो भैया फाउंडेशनल स्टेज है, तो अच्छा जीवन बनाना है, बुरा बनाना है, इसकी स्टेज यहाँ हो सकती है। मौज मस्ती की अवस्था, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ना नहीं है, कोई एग्जाम नहीं, कब सोना है सोएंगे, कब खेलना है खेलेंगे, माँ बाप की उंगली पकड़ ली, ले गए खेलने के लिए। दोहराने की अवस्था है, आप जो करोगे उसको दोहराएगा। नाजुक अवस्था है, नाजुक अवस्था क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चे को
आपने बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करा, तो फिर उसकी पर्सनालिटी में डिमोटिवेशन आ जाएगी। खतरनाक अवस्था है। अब इसको अंतर ही नहीं समझ में आता कि ये तो सांप को भी पकड़ लेगा, रस्सी भी पकड़ेगा, है ना, ये सांप भी पकड़ लेगा, रस्सी भी पकड़ लेगा, इसको कोई टेंशन नहीं है, तो पकड़ने भागेगा सांप को। तो खतरनाक अवस्था है भैया, और प्रिय लगने वाली अवस्था, इसीलिए हम इसको बादशाहत की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, कतई बादशाह होता। अब देखो दुनिया आएगी अच्छी करेगी, उली उली उली, ये किसी पे सुसु भी कर दे, कोई बुरा मानेगा? ये कहेंगे अरे बच्चे भगवान का रूप होता। असली आदमी तो यही है, बादशाह तो यही है इस समय पे। इस अवस्था में अब बच्चे के ना डेवलपमेंट टास्क होते हैं, यानी 0 से लेकर 2 साल में बच्चे के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट के टास्क नजर आ जाने चाहिए। क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ रही थी। क्या हो रहा है? आपस में एकदम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम चल रहा है, लग रहा है डॉन आई है, सब सलाम कर रहे हैं। हाँ हाँ, देखो एकदम गायब कर लिया उजैर ने, बोले ओ दीदी ने मेरा ही वो स्टेटमेंट पढ़ लिया, दीदी ने पहले ही कहा नागमणि दे देंगे। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है। अरे बहुत खुशी की बात है बंटी, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, आ जाओ। एकदम अब विकासात्मक कार्य क्या होते हैं, डेवलपमेंट टास्क क्या होते हैं? देखो हम हर उम्र में, आपके मम्मी पापा जैसे आपसे कहते होंगे शर्म नहीं आती है, साण हुए जा रहे हैं, यूं नहीं है घर में बाप का हाथ बैठा दें, है यूं नहीं है, लड़की के लिए कहा जाता है यूं नहीं है, एक टाइम का खाना बना दिया करे, झाड़ू पोछा करा दिया करे। तो ये आपका डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें ये माना जाता है कि इस उम्र में आपको ये टास्क कर लेनी चाहिए। लड़के के लिए भी ये माना जाता है कि आपको भी कुछ टास्क कर लेने चाहिए। तो कुछ टास्क करने के लिए आप लोगों को कहा जाता है, इन्हें ही आप क्या कहते हो? विकासात्मक कार्य कहते हो। मैं अभी इसी का एग्जाम्पल दे रही थी, बादशाहत की अवस्था, कि कहीं पे भी चले जाते हैं जिले इलाही और वहीं बैठ जाते हैं। हाँ, क्या मैम एक डाउट है, शैशवावस्था को अनोखा काल भी कहते हैं? नहीं, अनोखा काल आप शैशवावस्था को नहीं कहते हो, अनोखा काल आप अर्ली चाइल्डहुड को कहते हो। दिखाऊंगी क्यों, क्योंकि अनोखा काल में बड़ी अजीब अजीब अनोखी अनोखी चीजें, अनोखी अनोखी जिज्ञासा होती है, ठीक है ना, कल्पनाशीलता ऊपर होती है। तो आते हैं, तो विकासात्मक कार्य का मतलब हर स्टेज से आपके डेवलपमेंट के कुछ काम जुड़े होते हैं। तो याद रखना, विकासात्मक कार्य की थ्योरी जो दी है वो किसने दी है? तो आप कहेंगे हैविंग हस ने दी है। किसने दी है? हैविंग हस ने। हैविंग हस ने कहा कि हर उम्र में बच्चे को कुछ काम है जो आने चाहिए, ठीक है। जैसे 0 से 2 साल में बच्चा क्रॉल करना सीख जाए, रेंगना, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखे, चलना दौड़ना कूदना फेंकना सीख जाए, साधारण रूप से खाने पीने की क्रियाएं सीख जाए, अपना संतुलन बनाने रखे, मल मूत्र का विसर्जन पर नियंत्रण सीख जाए। यानी ऐसा ही ना हो कि आप उसको ये कहो कि मम्मी चूचू आई, निकल गई। अरे भाई सुसु आई तो तेरे को बता रहे हैं कि चल बेटा 2 मिनट के लिए चल, तो बच्चा चला चले। फिर आती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल का, क्योंकि अब ये बोलने भी लगा है थोड़ा बहुत और मलमूत्र पर नियंत्रण रखने लगा है, तो माता पिता सोचते हैं अब इसको बाकी बच्चों के साथ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए भेज देते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल का है, इसको आप प्री स्कूल एज भी बोलते हो। पूर्व विद्यालयी आयु, इसका मतलब स्कूल जाने से पहले की एज है। यहां पर ये बच्चा क्या करेगा बेटा जी? यहां पर ये बच्चा नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़ेगा, इसलिए नर्सरी स्कूल एज बोलते हैं।
पूर्व प्राथमिक विद्यालय की तैयारी की अवस्था बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद वो पहली कक्षा में जाएगा प्राथमिक विद्यालय में, है ना। तो प्राथमिक विद्यालय में जब जाएगा तो उससे पहले की तैयारी की अवस्था है। काश कोई दावा होता शैशवावस्था में, फिर चला जाता, कोई टेंशन नहीं रहता। बेटा तुम तो चले जाते, लेकिन मम्मी से पूछ लो उजैर कि तुम शैशवावस्था में चले जाओगे तो मम्मी कैसे जिएगी, कैसे चलाएगी अपना काम, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा टोटली डिपेंड है किसी दूसरे पर। आपको पूरी नजर रखनी पड़ती है कि भैया कांड ना हो जाए, क्योंकि खतरनाक अवस्था भी है। पता नहीं कितनी चीजें अगले इंसान ने बाहर फेंक दी है, तो डर लगता है कहीं कोई कीमती चीज भी उठा के बाहर ना फेंक दे, फिर वो भागो नीचे तक जाओ और फिर जाके लेके आओ कि वो बच्चे की है मेरे की, ये वाला मामला। इसको बोलते हो आप टॉय एज, क्योंकि यहाँ पर जब ये प्ले स्कूल में जाता है ना तो इसको खिलौनों से सिखाते हैं टीचर। किससे सिखाते हैं? खिलौने से। यहाँ पर इलॉजिकल चिंतन करता है, इसको आप बोलते हो डर्टी एज, गंदी आयु बोलते हो। क्या कहेंगे? गंदी आयु आप इसको बोलते हो, यानी डर्टी एज बोलते हो। डर्टी एज का मतलब बच्चा खाता है, पीता है, खेलता है, अपने आप को यूं ही साफ कर लेता है, रेंगता है, इधर लुटी लुटी मार दी, उधर लुट लुटी मार दी। आपने कहा गंदा है, बोले होगा गंदा, हमें क्या लेना देना। कहीं पर भी लुट लुटी मार देता है, कहीं पर भी लुट लुटी मार देता है, ये वाला मामला है। फिर बात आती है किसकी? पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था आती है। तो पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड की विशेषताएं क्या है? तो भैया यहाँ पर बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, तो अतार्किक चिंतन है, बच्चा ईगोइस्टिक है, खुद को स्व केंद्रित है, खुद को समझता है कि पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है। धीरे धीरे बच्चा, क्योंकि प्ले स्कूल में जा रहा है, तो अक्षर लिखना, गिनती गिनना, ये सब सीखने लगता है, चीजों को सिस्टमैटिकली क्रम में लगाना सीखता है। तो अब देखो प्ले स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, इसीलिए तो डाले जाते हैं कि सिस्टमैटिकली चीजों को क्रम में लगाएं। हल्के और भारी का ज्ञान होने लगता है, तो किसको कैसे लगाना है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। ये पलटना नहीं जानता चीजों को, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा, अनुकरण से सीखता है। तो देखो इधर देख रहे हो ना, अर्ली चाइल्डहुड है, अनुकरण से सीख रहा है, मम्मी बात कर रही है, ये भी कह रहा है हाँ हेलो हेलो। इवन वीर भी करता था, इसका डमी टॉय वो फोन था, तो उसको लेके हाँ। और अंकित चौधरी सर है ना, उनकी बेटी जो है नियति, वो तो बकायदा बोलती भी है यूं लगा के गई, अब तो सामने वाले को लगेगा वाह। तो फुल एक्टिंग चलती है, मम्मी को देखती होगी मम्मी पापा से बात कर रही, कैसे कर रही, ऐसे पैसे पे बुदे, तो वो ए गे चलता रहेगा। तो यहाँ पे अनुकरण से सीखता है बच्चा। ठीक, फिर आती है लेटर चाइल्डहुड। क्या कहेंगे? लेटर चाइल्डहुड 7 से 12 का। अब देखो 7 से 12 साल का बच्चा ना बेटा फर्स्ट क्लास में आ जाता है, थोड़ा तमीज की बातें तो करेगा, इतना भी कतई गोलू नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जीवन का निर्माण होने लगेगा, प्रिपरेटरी पीरियड है, क्योंकि अब ये स्कूल में आया है, अब ये नई चीजें सीखेगा, अब ये डिसिप्लिन सीखेगा। पहले ये आदमी अपनी मर्जी का मालिक था, जितनी देर इसका मन करता था। हाँ, अर्ली चाइल्डहुड में आपको बता दूं बच्चा अपनी मर्जी का मालिक है, अर्ली चाइल्डहुड में, है ना। हाँ, वही वही वाला मोबाइल, चलो छैया छैया वाला, खाई के पान बना रसड़ा, बिल्कुल धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। पहले 20-20 रुपए में आता था, 100-100 रुपए में आता है वही फोन। तो सब यहाँ पर क्या है, निर्माण कार्य। अब स्कूल जाएगा तो डिसिप्लिन, बैठना सीखेगा। उससे पहले इसकी अपनी मर्जी थी, कहता मैम हम नहीं आज क्लास में नहीं बैठेंगे। तो फिर क्या करोगी बेटा? फिर मैम मैं आपके पास ही बैठूंगा। और बकायदा प्री स्कूल में बच्चे को टीचर गले में लटका के घूमती है। कुछ बच्चे तो इतने वो होते हैं ऊधमी, एकदम बहुत ज्यादा पैम्पर चाहते हैं, और सुंदर वुंदर सा हो बच्चा, तो टीचर भी कहती कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, नाउ मेरी गर्दन में लटक जाओ। अब टीचर है ना, उसको बिल्कुल बैठा के अपने पास ही बैठी हुई है, और वहीं से वो पूरी सब कुछ हैंडल कर रही है बेचारी, और वो आदमी वहां पे बैठ के ये सोच रहा बाकियों से मैं बहुत आगे हूँ, ये वाला मामला। समूह की आयु है, यहाँ पे अब ये दोस्त बनाएगा। ये पहली बार मेरे दोस्त, ये शब्द यहाँ सुनने को मिलेगा तुम्हें। तो गली मोहल्ले के 2-4 दोस्त होंगे, पढ़ने जाता है स्कूल में, पहली दूसरी क्लास में पढ़ता है, दोस्त होंगे, तो गैंग है इसकी। लेकिन गैंग ऐसी बेकार है कि टॉफी तूने मुझे नहीं दी, इसी बात पे लड़ाई। तू कल अपने टिफिन में पास्ता लेकर आया था, तूने मुझे नहीं खिलाया, इसी बात पर लड़ाई हो जाती है। तो सूडो मैच्योरिटी का काल है, यानी यहाँ ये बहुत ज्यादा ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा हो गया। तो यूं कहता है, मम्मी बाबा ने मेरे को, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ, इसी स्टेज में है वीर की ताई जी का लड़का, ताऊ जी का लड़का, तो मतलब वीर के बड़े भाई साहब। तो एक दिन आके कहता है माँ बाबा ने मेरे को बाहर गाली दे दी, बाहर गाली नहीं दी, मतलब पापा ने नॉर्मली ऐसे ही कह दिया
कि पढ़ने में ठीक नहीं है साहब, है ना, बाकी तो ठीक है बच्चा मेरा। ऐसे किसी के बाबा बैठे होंगे जो हमारे अनमोल का मित्र होगा, उसके बाबा बैठे थे, अब इसके भी बाबा बैठे थे, तो पापा ने नॉर्मली कह दिया पढ़ने में ठीक नहीं है। और यूपी वालों की टोन में एक गाली बहुत विशेष तौर पे रहती है, तो वो फ्रीक्वेंट नहीं निकल जाती है, फिर वो पुलिस में भी रहे थे लॉन्ग टर्म तक। तो उसने वो बात सुन ली, तो वो घर आके पता है क्या कहता है, अम्मा बाबा को कह देना 4 लोगों के बीच में ना बोला करें कि मैं पढ़ने में ठीक नहीं हूँ, और बाबा ऐसे ऐसे गाली देके बोल रहे थे, मैं बाबा से बात नहीं करता। तो उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ ये बात है 4 लोगों के बीच में ये बात कही, घर में बाबा इस बात को 10 बार बोले कोई टेंशन नहीं। तो सूडो मैच्योरिटी का काल दिखाता है कि मेरी इज्जत है, मैं बड़ा हो रहा हूँ, खेल की आयु है, गेम्स खेलेगा अपने दोस्तों में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अब भाषाई विकास अच्छा हो रहा है, लॉजिकल चिंतन आ रहा है, तो यहाँ पर ना बच्चा क्या करता है, चुटकुले और पहेलियों के शाब्दिक खेल में शामिल होता है। तो याद रखना, स्पेशली 7 वर्ष से ही आप ये देखते हो कि बच्चा है ना चुटकुले और क्या कहना चाहिए पहेलियों वाले शाब्दिक खेल में शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, यहाँ अब इसकी गैंग बनी है, तो भैया गैंग के संग ये टोली में समूह में क्या करेगा, खेलेगा, सामाजिक भावना का विकास होगा, दोस्तों यारों के साथ बैठेगा, नमस्ते नमस्ते ये सब सीखेगा। बच्चों के बचपन के अनुभव अलग अलग होते हैं क्योंकि संस्कृति अलग अलग होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसीलिए आप पता है क्या लिखोगे, याद रखना, ये इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि नोट्स इनको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेना। क्या कारण है, इन नोट्स में मैंने सारी नई चीजें शामिल की हैं। अभी जो आपका पेपर खत्म हुआ है इन दिसंबर 2024, इवन वहां पे भी अगर कुछ विशेष तरीके से पूछा गया था, दैट ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन नोट्स। तो आप इसीलिए कहते हो, आपसे जब भी पूछा जाए कि बाल्यावस्था सार्वभौमिक है, तो आप कहोगे नहीं है, बाल्यावस्था क्या नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, क्या है, सामाजिक है। क्या कहोगे, बाल्यावस्था सामाजिक है, सामाजिक है यानी समाज से प्रभावित होती है, लेकिन बाल्यावस्था यूनिवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों के बचपन के अनुभव अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। कोई टेंशन ही मत लेना, ये पीडीएफ चाहो तो ये पीडीएफ ले लो, या फिर ई बुक्स आपके लिए पुनः लाई जा रही हैं, ई बुक्स चाहो तो ई बुक ले लेना, ई बुक में भी सब कुछ इन्वॉल्व करके और सब कुछ उसके अंदर सिस्टमैटिक वे में डाल के बहुत प्यारी प्यारी लाइन में उसको प्रिंट आउट निकलवाना, इसको मत निकलवाना, प्रिंट आउट इसका मत निकलवाना, क्योंकि ई बुक का क्या है, प्रिंट आउट इतने पेजेस में निकल आएगा। ई बुक का प्रिंट आउट क्या है, ये ई बुक है, ये ई बुक का प्रिंट आउट इतने पेजेस में निकल आएगा। और इसमें क्या होगा, ई बुक में मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको इंक्लूड कराऊंगी जो अभी इसके अंदर नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना, क्या कहेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इसका प्रिंट आउट मत लेना, इसका पीडीएफ लेके इसका प्रिंट आउट मत निकलवाओ। मुझे कितने दिन देने हैं आपको, 10 तारीख से पहले पहले, आज 3 मार्च हो गई, क्योंकि मैं इसमें सब में ना 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर चैप्टर में जोड़ना चाह रही हूँ, जो कि रिसेंट एग्जाम्स में आए, ठीक है ना, वो जोड़ूंगी इसके अंदर, और बाकी कंटेंट तो आज आप इसमें देख ही लोगे। और वो क्या है भैया जी, एक पेज पे इस तरीके से उसको सेटलाइज करा देते, मतलब सेटल डाउन करा लेते, तो इट बिकम क्वाइट इजी फॉर यू। तो ये कितने पेजेस हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, इट्स अप्रोक्सीमेटली इस समय 75 पेजेस हैं, और क्वेश्चन आंसर मैं जोड़ दूंगी तो वो अप्रोक्सीमेटली 110 पेजेस हो जाएंगे। तो तब वो निकलवाना, 10 तारीख तक का आप टाइम दो, वो आपको हम बता तो देते ही है वैसे भी बेटा कि ई बुक आपके लिए डाल दी गई है, तो वो 10 तारीख तक में आपके पास ई बुक पहुंच जाएगी, फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। और मैं ये कहती हूँ पूरे मार्केट में कोई किताब तुमने खरीदी हो कितने बड़े हत्ते खा की, और चैलेंज है मेरा कि कंटेंट ऐसा मिलेगा क्रिस्पी, टॉपिक वाइज और बहुत लिमिटेड और पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट मिलेगा। उसके बाद इस किताब को पढ़ लो और दुनिया की किसी भी बड़े पब्लिकेशन की किताब पढ़ लो, और बता देना उसके बाद कि दीदी जो फ्री में किताब मिली थी उससे हमारे इतने क्वेश्चन फंस गए, बल्कि जो हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं उसमें इतना डिटेल में कुछ भी समझाने के परिप्रेक्ष्य से होता ही नहीं है। तो भैया बस थोड़ा सा क्या है, 10 तारीख तक रुक जाना है, 10 तारीख तक मैं क्या क्वेश्चन ऐड करा दूंगी, ठीक है ना, वो भी बता दूंगी कहां से डाउनलोड करना है, सो डोंट बी वरी। बने रहें, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बच्चे को ना कलेक्शन की आदत होती है, तो आपने देखा घर में मिठाई का डब्बा वगैरह आता है तो उसे इकट्ठा कर लेता है,
कि क्या करेंगे जी, ये करेंगे। चाइल्ड का लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास। ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, यहां से कई बार क्वेश्चन बना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी होती है, यानी अगर मैं बात करूं कि बच्चा 3 से 6 साल का है, तो यहां पर इसका शारीरिक विकास कैसा है, तो मैं यहां पर अगर इसकी शारीरिक विकास की बात कर रही हूँ ना बेटा जी, तो यहां पर शारीरिक विकास धीमा हो गया। धीमा यानी कि कपड़े कब तक खरीदने हैं, ज्यादा। शर्मा जी को विशेष तौर पर बता रही, कपड़े जब तक बच्चा अप्रोक्सीमेटली 3 साल का नहीं हो जा रहा, तब तक आपको हर 2 महीने, 3 महीने, 4, 5, 6 महीने में कपड़े उसके नए लेने होंगे, क्योंकि बच्चा क्या है, धीरे धीरे बढ़ता है। और ये वृद्धि जो है, ये शारीरिक वृद्धि जो है वो तेज होती है शैशवावस्था में। आप सोचो ना, मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था कितना सा था, अब चलता है तो कितना अच्छा, शानदार है ना, मतलब बढ़िया, मतलब अच्छी हाइट गेन की है। तो ऐसा वाला मामला रहता है। तो वृद्धि जब शैशवावस्था में होते हैं तो धीमी होती है, लेकिन जैसे ही आप 3 से 6 साल में आ गए तो धीरे धीरे आपका शारीरिक विकास क्या है, पहले तेज था, फिर अब धीमा हो जाएगा। और जैसे ही आप 7 से लेकर 12 में आते हो, या 7 से लेकर 10 या 11 तक होते हो, तो बिल्कुल क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फिर इस समय पर माँ बाप को कपड़े नहीं खरीदने पड़ते हैं, इस समय पर माँ बाप को कपड़े नहीं खरीदने पड़ते हैं बिल्कुल भी। मैं बताऊंगी बीएस की क्या करना है, कहाँ गलती आ रही है आप लोगों की, वो मैं कंबाइनली सबको इंडिकेट करते हुए बताऊंगी। अभी हम विकास वाला टॉपिक से निकलते हैं, देन आफ्टर आई विल टेल यू। तो यहाँ पर शारीरिक विकास स्थिर हो जाता है, इसीलिए इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए मम्मी पापा को ना बहुत रेयरली कपड़े खरीदने हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही फिर ये किशोरावस्था में आएगा, फिर लंबाई एक साथ बढ़ेगी, फिर खरीदो कपड़े अच्छे तरीके से। तो इस बीच माता पिता के बजट पे थोड़ा सा बच्चे का शारीरिक विकास कम असर डालता है। लेकिन अगर मैं मानसिक विकास की बात करूं, सोच की बात करूं, है ना, मानसिक विकास की बात करूं, या मैं बात करूं सोच की, तो यहाँ पर बच्चे की सोच कैसी है, अतार्किक है। क्या है, अतार्किक है। वो अपने आप को ही सेंटर में समझता है, तो अहम केंद्रित सोच है। कैसी सोच है, तो हम कहेंगे अहम केंद्रित सोच है। लेकिन जब बच्चा 7 से लेकर 10 साल का हो जाता है, तो इसकी सोच कैसी हो जाती है, तार्किक हो जाती है। क्या हो जाती है इसकी सोच, लॉजिकल हो जाती है। क्या हो जाती है इसकी सोच, तो हम कहेंगे लॉजिकल सोच हो जाती है। तो ये आपसे बहुत पूछता है, मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर हो जाती है, सोच तार्किक हो जाती है। और दिस इज द क्वेश्चन जहां बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसको पूछे फिलअप में कि अर्ली चाइल्डहुड में वृद्धि खाली स्थान, जबकि सोच खाली स्थान होती है, जबकि लेटर चाइल्डहुड में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान होती है। ओ माय गॉड, इट बिकम अ हेक्टिक प्रॉब्लम फॉर अ चाइल्ड। देन आपको लगता है क्या जवाब दूं, कैसे करूं, फिर दिमाग काम नहीं करता। फिर आते हैं भैया जीवन के बसंत ऋतु के काल में, ऐसे काल में जहां पर दाढ़ी मूछें उगती हैं, आवाज पतली होती है, और साथ ही साथ अपने आप को शीशे में निहारने का समय शुरू होता है। तो इसे कहते हैं किशोरावस्था। आप सभी इससे, मुझे पूरी उम्मीद है, गुजरे होंगे। कुछ तो अभी भी किशोरावस्था के खुमार में हैं, अभी तक बाहर नहीं निकले। सबसे कठिन काल है लाइफ का। क्यों, क्योंकि एक साथ फिजिकल चेंजेस हुए हैं। लड़कियों को अपने पेल्विक एरियाज में भारीपन महसूस हो रहा है ना, ब्रेस्ट साइज अलग होने लगा है, लड़कों की मूछें आने लगी हैं, हार्मोनिकल चेंजेस आने लगे हैं, वॉइस एकदम भारी हो रही है। अब लड़का मुंह ऐसे करता है, माँ के गले जितनी स्पीड से लगता था अब नहीं लगता, बहन को जितना प्यार से गले लगा लेता था कूद के अब नहीं करता, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस है। तो सबसे कठिन काल है चीजों में क्या करना, हाँ, कोप अप कर पाना। जैसे चाहत कह रही है मैं हूँ 18 साल की, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल एकदम 14, मैं तो 16 साल में हूँ बेटा। और वी, तुम कितने साल के, वी 0.2 में है, ठीक है ना। तो यहाँ बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा, यहाँ लॉजिकल चिंतन की मतलब एकदम पराकाष्ठा देखने को मिलेगी आपको। इमोशंस और आइडियाज में क्या आ जाती है, परिपक्वता आती है। क्या आती है, परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है। यहाँ पे डे ड्रीमिंग करता है, एक दिन गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा, यार दोस्त बन जाते हैं, ग्रुप हो जाता है। और ग्रुप क्या है, ग्रुप में ऐसा भी नहीं है, गैंग नहीं है, ये समूह है। इसमें भाई है तू अपना, ऐसे वाली बात निकलती है। हाँ, बहन है तू अपनी, मेरी प्यारी बहन, ऐसे वाला मामला। मतलब भाई बहन के रिश्ते बनते हैं, बहन भाई, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है। लड़कों में तो विशेष तौर पर कि इसकी पिटाई कहीं लग रही हो, ये फोन कर दे, ये कहते जल्दी आ, पीट दिया, कहाँ आना है फलानी जगह, ये पूछेगा ही नहीं, बाद में ये बोलेगा पापा पीट दिए थे।
ये पहुंच जाएगा 6-7 लौंडे लवाड़ों को लेके वहां पे, और सारे पहुंच जाएंगे बाइक वाइक पे बैठ के, हॉकी स्टिक लेके, मारने पीटने। बेटा 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 निकला। हाँ, आंधी तूफान वाली अवस्था। तो ये खुद ही आंधी तूफान बने रहते, मारते पीटते रहते हैं लोगों को, है ना। ये आपस में लिपस्टिक मिल गई किसी के, उसमें मम्मी पीट रही है, तो वो कह देगी मम्मी आप पूछ लो, किससे पूछ लो, इससे पूछ लो, घुंघराले वाल वाली को कॉल करके, एक्स वाई जेड जो मेरी सहेली है, मेरी नहीं है उसकी है मम्मी, और वो भी इसलिए नहीं लेके आई थी, वो भी मैम ने इसलिए कहा था उससे कि है ना कल तुम्हें तैयार होना है। फिर है ना हम लोगों की मम्मी वो प्रोग्राम चल रहा है और वो मेरे बैग में ही रह गई, कि मैं तेरी मैम से पूछ रही हूँ कि मम्मी मैम से मत पूछो, उनको लगेगा कि मेरे घर वाले मुझ पर ही ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो किससे पूछूं, इसी से पूछ लो। ये कहेगी हाँ आंटी हाँ, कि लिपस्टिक मिली है बेटा, हाँ आंटी मेरी मेरी मेरी, कि क्यों, अरे वही कारण, वही वही जो इसने बताया था एबीसी ने, ऐसा वाला मामला होता है बेटा जी, बिल्कुल खतरनाक। समाज सेवा की भावना होती है, आत्मसम्मान की भावना, ईश्वर और धर्म में ये तो विश्वास करेगा या नहीं करेगा। वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है, हीरोज को पसंद करता है। ठीक साहब, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। एक शब्द लिखा आता है संवेदनशील अवधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पीरियड। अब बच्चा ये समझ नहीं पाता कि किस अवधि को संवेदनशील अवधि मैं बोलूंगा। क्रिटिकल पीरियड कह लो, क्रांतिक अवधि कह लो, संवेदनशील अवधि कह लो, कुल मिलाकर वो समय जब विकास सबसे तेज गति से होगा और विकास का सबसे लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव आप पे पड़ रहा होगा, बिल्कुल उसे आप कहते हो क्रिटिकल पीरियड। जैसे क्रिटिकल पीरियड कि भैया 2 मिनट के लिए सोचो कि भैया एक समय है अभी का, ये क्रिटिकल पीरियड है वीर के विकास का। इस समय पर मेरा फुली डेडिकेशन उसके लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नई नई चीजें सीख रहा है, नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, उसको स्टिमुलेट करने की जरूरत है ताकि वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करे, सीखे, खेले, जाने समाज को। तो क्रिटिकल पीरियड ऐसा समय जिस समय पर विकास अपने इष्टतम पर होगा, यानी 100% बहुत आगे तक होगा और सबसे हायर लेवल पर होगा, उसको आप कहते हो संवेदनशील अवधि या क्रिटिकल पीरियड। विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। संवेदनशील अवधि यानी कि विकास जो है एनवायरमेंट से क्या होता है, सेंसिटिव या सेंसिटाइज होता है। क्रिटिकल पीरियड जब विकास के दौरान ऐसी क्षति, ऐसा नुकसान हो जाए जिसे आप पलट नहीं सकते, तो क्रिटिकल पीरियड, इस नाम से भी इसको देखा गया है। क्रिटिकल पीरियड जब विकास इष्टतम होता है। क्रिटिकल पीरियड कब होगा? और आप क्या लिख सकते हो? जब विकास इष्ट हो, जब बच्चे का विकास क्या हो, सुपीरियर हो, इष्टतम हो। जब बच्चे का विकास क्या हो, इष्टतम हो, उसे भी आप क्रिटिकल पीरियड कहते हो। ठीक है। मस्तिष्क नमनीयता, ब्रेन प्लास्टिसिटी, ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था, दो चीजें, शैशवावस्था नहीं ली मैंने, बाल्यावस्था और किशोरावस्था मेंटल डेवलपमेंट के लिए संवेदनशील पीरियड है, क्योंकि इस समय पर बच्चे के दिमाग में क्या देखने को मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में कोई कुछ भी कह दे सामने वाला, बस उस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। तो आपके दिमाग में इतनी प्लास्टिसिटी या इतना फ्लेक्सिबल होता है आपका दिमाग, आप उसको सच मान लेते हो। इसीलिए जब बाल्यावस्था में बच्चों को कहा जाता है तेरे को ना कूड़े से उठा के लेके आए थे, पूछ ले पूछ ले, और रोता रोता माँ बाप के पास चला गया, अने चाचा जी बोल रहे मेरे को कूड़े से लेके आए थे, और माँ अगर गलती से ये बोल दे हाँ लेके आए थे, तो कह देगा, वही गाना गाने लगेगा, हाँ मेरे माँ बाप मेरे नहीं है, ऐसा वाला। बच्चों का विकास हमेशा याद रखना सार्वभौमिक नहीं होता है, इस बात को याद रखना। और एक चीज याद रखनी है, देखो भैया एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, स्टैनले हॉल है, स्टैनले हॉल, उन्होंने किशोरावस्था के लिए कहा है, उन्होंने किसके लिए, अडोलसेंस नाम की एक किताब लिखी थी, अडोलसेंस बुक लिखी थी, और इसी बुक के अंदर उन्होंने कहा अडोलसेंस क्या है, तूफान और तनाव की अवस्था। क्या कहा? तूफान व तनाव की एज है। क्या है बेटा जी? तूफान व तनाव की एज है। ठीक है ना। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके भैया जी। ठीक। अच्छा जी, अब देखो यूरी ब्राउन ब्रेन फ्रेनर साहब आते नहीं है, बिल्कुल मत करना, वो समय चला गया जब यूरी ब्राउन ब्रेन फ्रेनर साहब को पूछ लेते थे, तो बिल्कुल नहीं कराऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। आ जाओ, कोलबर्ग का सिद्धांत 1 नंबर में, क्योंकि 2022 से बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और नई वाली जो मैंने पीडीएफ आपके लिए बनाई है, ये गलती से इसके अंदर रह गया था, है ना, वो मैंने अभी नोट भी कर लिया है कि उसके अंदर आपके लिए ये बचेगा नहीं, क्योंकि एरिक एरिक्सन मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि अब पूछे नहीं जा रहे एरिक एरिक्सन,
तो जो चीज पूछी नहीं जा रही है, नीड नॉट टू बी वरी, उसके साथ जाइए ही मत, उसके साथ जाइए ही मत। ठीक है, उतना पढ़िए, क्रिस्प पढ़िए जो आपसे पूछा जाता है, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे है उसको पढ़िए। ज्यादा पढ़ रहे हैं, पुराने एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। ठीक है ना? हाँ हाँ, ये एक दिक्कत हो जाती है। एक बालक नहीं, मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। ये वॉटसन भैया का, मैं उसकी वॉट लगा दूंगा। ठीक है ना? बेटा लेवल, हम हमेशा पेपर 1 पेपर 2 की फीस सेम रखते हैं, हम पेपर की फीस सेम रखते हैं। जैसे सीटेट अपने लेवल 1 और लेवल 2 की आपकी रजिस्ट्रेशन फीस सेम रखता है, हम भी सेम रखते हैं, और बहुत कॉस्टली नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, हम तो, हमारा बच्चा एक बार उसको ले लेता है बैच को, तो उसका लेवल 1 भी खुल रहा होता है, लेवल 2 भी खुल रहा होता है। तो यहाँ पे ना बिजनेस का मामला नहीं है, कमाने का उद्देश्य नहीं है। अगर कंसल्ट कर सकते हो, यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, या अभी जब एग्जाम शुरू होगा तो जितने बच्चे तैयारी में जुटेंगे, मैं सिर्फ उनसे एक ही वादा चाहूंगी मेरे प्यारे बच्चों, एक ही आपसे प्रॉमिस चाहूंगी गुड्डा, वो ये कि आप 100% सेंसिटिव होकर, सिंसियर होकर अपनी तैयारी करेंगे, सिर्फ इतना। और फिर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जब एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे तो आप खुद कहेंगे कि आपने ना हमें सही रास्ता बता दिया कि पढ़ना कैसे है। 4 महीने में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये वाला मामला। ठीक है, तो कोलबर्ग साहब है, इनका नैतिक विकास का सिद्धांत आता है 1 नंबर में आता है। ये सिद्धांत कितने में आता है बेटा जी? 1 नंबर में आता है। इन्होंने 3 स्तर दिए और 6 अवस्थाएं दी। क्या दी? 3 स्तर दिए और क्या दिए हैं? 6 अवस्थाएं दी हैं, 6 स्टेजेस इन्होंने दी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा? प्रयोग करा, और इस प्रयोग में इन्होंने ना हिंज की कहानी सुनाई। क्या करा इन्होंने? एक प्रयोग में हिंज की कहानी सुनाई लोगों को। हिंज की कहानी क्या थी बेटा जी? तो ध्यान से सुनेंगे, हिंज की कहानी क्या थी। इन्होंने कहा कि भैया हिंज नाम का एक व्यक्ति है, वो रहता है और उसकी पत्नी रहती है। पत्नी को कोई बीमारी हो गई है। अब पत्नी को कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि भैया हिंज बड़ा रो रहा है, उसको पता है पत्नी मर जाएगी। लेकिन कहीं से हिंज को पता लगता है कि भैया एक केमिस्ट है और उसने ऐसी दवाई बनाई है कि जिससे पत्नी बच सकती है। तो ये पहुंचता है केमिस्ट के पास में। केमिस्ट वाला कहता है मैंने इसमें 10 सालों की मेहनत लगाई है, मैं तो भैया 10 दाम महंगे, इस अभी जितनी मेरी बनाने में कॉस्ट लगी है उससे 10 गुना महंगे दाम में इसको बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचूंगा, है ना, और अपने कॉपीराइट बेचूंगा, मैं तुम्हें क्यों दूं। वो कहता है यार प्लीज भैया, मैं तेरे को अभी 50% पैसे दे दूंगा, बाकी मैं जीवन पर्यंत तेरे यहाँ मजदूरी कर लूंगा, है ना, मैं बाकी तेरे यहाँ पर मजदूरी कर लूंगा, लेकिन यार कर दे भाई, मेरी पत्नी बच जाएगी। वो सोते जागते दवाई दवाई सोचती है। तो अब इसको लेकर बड़ा दुविधा है इसको। तो अब ये कहानी यहाँ तक सबको बच्चों को बताई गई। अब कहानी में दूसरा मोड़ आता है कि जब हिंज सोचता है कि ये मेरे को पैसे नहीं दे रहा, मतलब दवाई नहीं दे रहा, तो हिंज को अब दुविधा है। हिंज का दिमाग उसको डायलेमा में डालता है, दुविधा, डायलेमा। और वो डायलेमा ये है कि पत्नी को मर जाने दूं या इसकी दुकान पे जाकर चोरी कर लूं। डायलेमा क्या है? चोरी करूं, चोरी करूं किसकी? दवाई की, या पत्नी को मर जाने दूं, या पत्नी को क्या करने दूं? मर जाने दूं, या पत्नी को क्या करूं? मर जाने दूं। तो ये इसके सामने क्या है? अपने प्यारे हिंज के सामने एक दुविधा है। और जीवन में जब भी दुविधा होती है तो आप क्या करते हो? आप तर्कणा करते हो। ठीक है ना? आप क्या करते हो? तर्कणा करते हो, यानी आप उसके पीछे का तर्क देते हो कि इन दोनों दुविधाओं में से, इन दोनों स्थितियों में से आप किस स्थिति के साथ काम करोगे। तो आप अपने दिमाग को तर्क देते हो कि मैं तो भैया चोरी करूंगा, या मैं तो भैया पत्नी को मर जाने दूंगा। तो जो हम एक दिमाग में कश्मकश चलती है, उसमें से किसी एक को चुनने के लिए जो हम तर्क देते हैं, उसे आप कहते हो रीजनिंग। क्या कहते हो? तर्कणा। क्या होता है? नैतिक तर्कणा या रीजनिंग। तो भैया यहाँ पर ये कहानी, ये पूरी कहानी बच्चों को सुनाई गई, और फिर कोलबर्ग साहब ने कहा कि भैया हिंज की दुविधा ये है, अब आप तर्क दीजिए, अब आप तर्क दीजिए कि हिंज को क्या करना चाहिए। तो कुछ बच्चों ने कहा कि भैया हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करने से मार पड़ती है। कुछ ने कहा कि भैया दवाई दे, पैसे दे और दवाई ले। कुछ ने कहा नहीं नहीं नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मार पड़ती है, कि अच्छे लोग चोरी नहीं करते। कुछ ने कहा यार समाज में चोरी करना गलत बात है, नियम कायदे कानून बने रहने दो, चोरी कानून के खिलाफ है। कुछ का ये कहना था। कुछ का ये कहना था कि चोरी कर ले, पत्नी बच जाएगी तेरी। भाड़ में गए नियम कायदे कानून, पत्नी का बचना जरूरी है। अगर पत्नी नहीं बची
तो फिर इस समाज में तू रह के करेगा भी क्या, 2-4 साल जेल ही तो जाएगा, तो चला जा। ठीक साहब। तो हर तरीके से बच्चों ने एक अलग अलग तरीके का क्या दिया बेटा, नैतिक विकास का क्रम बताया। मतलब सबका ही जो जजमेंट था वो बिल्कुल अलग अलग था। तो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर देंगे, हाँ डिफाइन करेंगे। तो पहली जो उनका लेवल है, पहला लेवल था जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, पूर्व। क्या कहा, पूर्व। पूर्व कहा यानी कि आप इसे कहेंगे पूर्व रूढ़िगत या पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरागत स्तर। अब पूर्व है सब कुछ, मतलब पहला स्तर, शुरुआती स्तर, परंपरागत से पूर्व का स्तर, नैतिकता से पूर्व का स्तर, रूढ़िगतता से पूर्व का स्तर। ये पूर्व पूर्व करने से बेहतर है कि अलग अलग नामों के साथ करने से बेहतर है कि हम इसे अंग्रेजी में याद कर लें, प्री कन्वेंशनल लेवल। क्या कर लें बेटा जी, प्री कन्वेंशनल लेवल इसको कर लें। इसके अंदर पहली आपकी स्टेज है उसे बोलते हैं दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यानी बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। तो यहां जब भी बच्चे से पूछा कि हिंज को चोरी करनी चाहिए, तो उसने कहा नहीं, हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको दंड मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यूनिक वीडियो, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। जिसके कम नंबर आए थे, यकीन मानो मैं एक बार आपको जैसे गाइड करूं, गो विद इट, और आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बैच परचेस करना है, बिल्कुल कर लीजिए। जिन्होंने अभी लेटेस्ट बैच परचेस किए होंगे उनको हम जब हम अपना नया बैच लेकर आएंगे नोटिफिकेशन के बाद, वो उन बच्चों को उसके अंदर भी शो करेंगे। जिन्होंने अभी रिसेंटली इसी मंथ में या पिछले 10-5 दिन पहले ही बैच लिए होंगे, तो उनके लिए ये 4 वाला खुलेगा। नेक्स्ट वाला जो हमारा बैच होगा वो भी उनके लिए खुलेगा। तो आप अपनी तैयारी वहां पर भी कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं। मैंने कहा ना, उद्देश्य हमारा कभी नहीं रहा कि हम बच्चों से पैसा ठग के खा जाए। ठीक है ना, आ जाओ। लेकिन बच्चा ही इस मामले में बैठा है तैयार कि मेरे से बस पैसे ले लो बैच के, बाकी पढ़ू नहीं, तो ऐसे कोई पास नहीं होता यार, पढ़ना पड़ता है। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, यहाँ पर बच्चा कहता है अगर नियम नहीं माने तो पिटाई लगेगी। इसी की दूसरी स्टेज है जिसे बोलते हो साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, है ना। विनिमय या अदला बदली का भाव, इसे ही बोलते हो अहंकार की अवस्था। बताओ, सिर्फ इतना ही याद करना है कि अहंकार की अवस्था कौन सी है, तो आप कहोगे प्री कन्वेंशनल में दूसरी अवस्था है जिसमें बच्चा बिलीव करता है विनिमय, एक्सचेंज या अदला बदली में। किसमें बिलीव करता है, एक्सचेंज या अदला बदली में। यहां बच्चा कहता है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ तो मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। बालक अपना लाभ देखता है। बच्चा क्या देखता है, अपना लाभ देखता है, अपना फायदा देखता है। तो यहां जितने भी बच्चों से पूछा उन्होंने कहा कि चोरी मत कर भाई, पैसे दे दवाई ले। कि चोरी करने की जरूरत ही क्या है, पैसे दे दवाई ले। तो मतलब बराबर बराबर मामला। टिट फॉर टैट में बिलीव करता है यहाँ पर बच्चा। टिट फॉर टैट, कि कल तूने मेरे थप्पड़ मारा था, है ना, या फिर तूने मेरा खाना खाया और मैंने तेरे थप्पड़ मारा, चल बात बराबर हो गई। क्या हो गई, चल बात बराबर हो गई। तो ये वाला मामला हो जाता है। दूसरा जिसे बोलते हो, यहां पर एक नोट डाल लो, नोट। यहां पर नैतिकता का आधार क्या है, नैतिकता का आधार परिणाम है। तो जब भी देखो किसी क्वेश्चन में कि भैया नैतिकता का आधार परिणाम किस अवस्था में होता है, क्या नैतिकता का आधार परिणाम यानी कि रिजल्ट किस स्टेज किस लेवल में होता है, तो बच्चा यहां पर उसको तुरंत बता देता है। ठीक है ना, तो उसको तुरंत बता देता है। बेटा किसी दूसरे चैनल पे जाके तुम अगर ये बताओगे कि गार्गी मैम की क्लास ले लो, तो बेटा वो तो भगा ही देंगे ना। नहीं नहीं गौरव, ऐसे नहीं चलेंगी, क्योंकि हमारा पहले हम ऐप पे क्लासेस कंप्लीट कराते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर, है ना, प्रैक्टिस सेट ये चलेंगे। ठीक है ना, बाकी क्लासेस अपने वहां पर। वरना जो बच्चा एक बैच में अपने आप को एनरोल करता है, फिर उस बच्चे का हमेशा हमसे एक शिकायत रहती है कि आप देखो फ्री में ई बुक्स देते हो, चलो अच्छी बात है, सबको देते हो, लेकिन अगर हमने बैच में एनरोल किया है तो आपकी पहली प्राथमिकता हमें। और जाहिर सी बात है फिर बेटा पहली प्राथमिकता वो बच्चे हो जाते हैं,
उनको फोकस करना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पर बच्चों को प्रैक्टिस सेशन नहीं कराते, प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे यूट्यूब पर, इंपॉर्टेंट चीजें जो लेकर आएंगे वो भी कराएंगे। और फीस बेटा 500 to 600 के बीच में होती है, तो कोई बहुत ज्यादा भी नहीं होती, और दोनों ही लेवल ओपन हो रहे होते। इतना तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होता, उससे कम में होती है। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपए का है ना फॉर्म भरने में लगाते हो, तो मुझे लगता है उससे बिल्कुल आधे दाम में आप अगर एक प्रॉपर तरीके से आपको एक रूटीन मिल जाता है पढ़ने का, तो वो उसके माध्यम से आप पढ़ने लगते हो, आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्लासरूम में आप पूछ पाते हो, है ना, डाउट ग्रुप में आप पूछ पाते हो, तो वो ज्यादा मुझे लगता है बेहतर रहता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे हो, गार्गी मैम की लाडली। इतना एक चीज को याद रखो, कभी किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जाके किसी बच्चे को ऐसे नहीं बोलना। सबको अपने आप धीरे धीरे पता लग जाता है कि कहाँ अच्छा कंटेंट है कहाँ नहीं है, तो वो धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, आ जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड लेवल की बात करते हैं, परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल स्टेज। यहाँ पर नैतिकता का आधार क्या है, समाज। समाज जो कह दे वो सही, समाज जो कह दे वो गलत। समाज के अकॉर्डिंग हर चीज सही और समाज के कहने पर हर चीज गलत। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की उन्मुखता एक स्टेज आती है। यानी व्यक्ति ये कहता है चोरी मत करो, क्यों, क्योंकि अच्छे इंसान चोरी नहीं करते। तो यहाँ उसके कहने का मतलब क्या है कि अच्छा व्यक्ति चोरी नहीं करता। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन के नाम से मिलती है। यहाँ ये कहता है गंदे लोग चोरी करते हैं, अच्छे लोग चोरी करते ही नहीं है। दूसरे लोग आपको क्या कर देंगे, निष्कासित कर देंगे, दूसरे लोग आपको बाहर निकाल देंगे, यानी दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोगों की एक्सेप्टेंस, अनुमोदन इंपॉर्टेंस मानता है बच्चा, अनुमोदन स्वीकृति महत्वपूर्ण है, कि लोग मुझे स्वीकार करें, स्वीकृति इंपॉर्टेंट। तो बच्चा यहाँ पर जो भी काम करता है इस लेवल पर, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए, वो ये चाहता है कि मुझे क्या किया जाए, क्या किया जाए, है ना, मुझे क्या किया जाए, मुझे स्वीकृत किया जाए। क्या किया जाए, कि मुझे स्वीकृत किया जाए, मुझे एक्सेप्ट किया जाए, मुझे स्वीकार किया जाए। ठीक है ना, अभी बताऊंगी सब, रुक जाओ थोड़ी देर, चाहत थोड़ी देर रुक जाओ, सबको बताऊंगी न्यू बैच कब से शुरू कर रहे हैं, क्या सीन है, अभी थोड़ा पढ़ो तो सही बेटा। फिर आता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, यानी रेस्पेक्ट टू सोशल ऑर्डर। यहाँ तो बच्चा और ही हायर लेवल पर है। यहाँ राम जी हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले, अरे खुद कह रहे हैं महाराज जी कि भैया देखो बेटा मेरे खिलाफ बगावत कर दो। राम जी, दशरथ जी खुद कह रहे हैं कि हे पुत्र राम मेरे खिलाफ बगावत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तू वन में मत जा मेरे बच्चे, कब बहुए और लेके जा रहा है तू। तो फिर वहां पे श्री राम क्या कह रहे हैं कि नहीं पिताजी, ना 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 ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कुल मिलाकर ये स्टेज वही वाली है कि बच्चा ये कहता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस स्थिति में श्री राम जो है वो नैतिकता के दूसरे स्तर पर हैं कि पिताजी समाज में आपकी बेइज्जती हो जाएगी, नैतिकता का आधार क्या है, समाज। लेकिन दशरथ महाराज जी जो हैं वो एक लेवल ऊपर पहुंच चुके हैं नैतिकता के, क्योंकि दशरथ महाराज जी कहते हैं कि नियमों में लचीलापन होना चाहिए बेटा, वचन तेरे बाप ने दिया है, तुमने थोड़ी ना दिया है। मेरे बच्चे तुम क्यों जा रहे हो, तुम मत जाओ। श्री राम, हे प्रभु तुम जंगल में मत जाओ, हे पुत्र तुम जंगल में मत जाओ, तुम तोड़ दो वचन को, मैं पाप का भागी बनूंगा। बोले ना 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 ना, लोक लाज के हित में हे पिता मैं तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। ये संवाद है श्री राम और दशरथ जी का। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, तो यहाँ पर कानून का पालन, नियम का पालन हो ही हो, कर्तव्य पूरा करना, ये स्टेज कही जाती है। यहाँ पर बच्चा कहेगा चोरी करना गलत बात है, दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर बच्चा सिंपल सरल शब्दों में एक बात कहेगा, सामाजिक व्यवस्था हर हालत में बनी रहनी चाहिए। क्या, सामाजिक व्यवस्था हर हालत में बनी रहनी चाहिए, ये मोरलिटी का सबसे हायर लेवल है। और यहाँ पर पहुंच गए हैं महाराज दशरथ। तो इस लेवल पर है महाराज दशरथ, और वो कहते हैं कि भैया, कि बेटा लचीलापन होना चाहिए नियमों में, मेरे से गलती हो गई है, वचन मैंने भर दिए थे, लेकिन लचीलापन होना चाहिए, व्यक्ति नियमों से ऊपर है। और फिर श्री राम जो संवाद में अंतिम बात करते हैं, वो दिखती है कि श्री राम सार्वभौमिक इथिकल स्टेज पर आ गए हैं, जब वो कहते हैं मुझे कष्ट मिलता है मिल जाने दीजिए, लेकिन आपका
परलोक सुधर जाएगा। तो अब जो बात है वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी नैतिकता के सही मायने यहां आते हैं। यहां पर बच्चा जो है वो मोरालिटी, कौन सी चीज नैतिक है कौन सी अनैतिक है, वो खुद की बुद्धि से डिसाइड करता है, खुद से डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर एक स्टेज होती है जिसे बोलते हो सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कि हमने समाज के साथ अनुबंधन समझौता किया था कि समाज हमारे लिए, हम समाज के लिए, समाज हमारे लिए है ना, हम समाज के लिए नहीं है कि समाज के लिए हम अपने आप को सूली पर चढ़ा लें, बोले नहीं समाज हमारे लिए है। तो नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकार बात आती है, यहाँ आती है कि व्यक्तिगत अधिकारों को, है ना, किससे, नैतिकता के ऊपर रखो, कानून और नियम से ऊपर रखो, लोकतांत्रिकता होनी चाहिए। तो यहाँ व्यक्ति कहता है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, हम भी मानते हैं, लेकिन खुद के अधिकारों में भी बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कानून के चक्कर में अपने अधिकारों की बैंड बजा दे व्यक्ति की। कानून और नियमों में लचीलापन होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों में लचीलापन होना चाहिए। अगर नियम से नुकसान है, नियम तोड़ दो। इस स्थिति में दावा लेना वास्तव में सही नहीं, लेकिन ये जरूरी है। तो यहाँ पक्का विरोधाभास देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? विरोधाभास देखने को मिलता है। इसीलिए आप बोलते हो नैतिक विरोधाभास, कि भैया आप यहाँ पर अपना भला सोच रहे हो, ये उचित तो नहीं है, मतलब ये सही तो नहीं है, लेकिन उचित यही है कि कोई व्यक्ति मर जाए और नियम हम छाती पर लेके नहीं जाएंगे, नियम टूटने नहीं चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन कोई व्यक्ति भी नहीं मरना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो उचित है उस नियम को तोड़ दिया जाए। तो कितनी प्यारी बात है कि यहाँ पर किसी कानून की व्यवस्था को मानना या तोड़ना सही नहीं है, लेकिन किसी के प्राण बचाने के लिए उसे तोड़ना उचित है। सही नहीं है लेकिन उचित है। वाह, बहुत जबरदस्त। तो नैतिक विरोधाभास। फिर फिफ्थ स्टेज आती है जिसे बोलते हैं सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता, यानी यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। व्यक्ति नियम खुद बनाता है, कहता है मैं भूखा रहूं लेकिन दूसरा व्यक्ति खा ले, यानी अपना भी नुकसान करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर चोरी नहीं करता तो हिंज बहुत ज्यादा मूल्य चुकाता। अगर हिंज ने चोरी कर ली 2 साल 3 साल 4 साल के लिए उसको जेल हो जाएगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मर जाता तो वो ज्यादा बड़ा मूल्य होता, और सामुदायिक कल्याण की भावना यहाँ पर रहती है। तो कोलबर्ग साहब की ये बात है। मोरल रीजनिंग क्या है? डिसीजन लेने में जो आप तर्क शामिल करते हो कि चोरी करनी है कि मरने देना है। मोरल डायलेमा क्या है? डिसीजन न ले पाने की स्थिति है। इनकी स्टूडेंट थी कैरोल गिलिगन। उन्होंने इनकी भाई साहब की क्या की? आलोचना की। उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने फीमेल पक्ष को सेकेंडरी रखा है, आपने पुरुषों की नैतिकता न्याय पर डिपेंड कराई है और महिलाओं की नैतिकता देखभाल पर डिपेंड कराई है आपने। और तीसरा, गुरुजी आपने कल्चरल डिफरेंसेस को नजरअंदाज किया है। आप कहते हो ये स्टेजेस क्या हैं? सार्वभौमिक हैं। क्या क्या? आपके अकॉर्डिंग स्टेजेस सारी क्या कर दी हैं आपने? स्टेजेस सार्वभौमिक बताई हैं आपने। सार्वभौमिक कहीं है, बल्कि ऐसा नहीं होगा, सार्वभौमिक है। इस बात के लिए भी इनकी आलोचना हुई है कि आप कहते हो गुरुजी ये सारी स्टेजेस क्या हैं? सार्वभौमिक है, कि दुनिया का हर बच्चा इसी क्रम में इस स्टेज में चलता है। बोले नहीं, आपने कल्चर को नेग्लेक्ट किया गुरुजी। हो सकता है कोई समाज ऐसा हो जहां पर बच्चे को बचपन से ही नैतिकता ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो, वहां पर कानून और नियम से ज्यादा किसी व्यक्ति की जान को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वो बच्चा चौथी स्टेज तक नहीं आएगा, वो सीधे 5वीं स्टेज में आएगा। ठीक है ना? तो ये वाली बात है। तो बोले गुरुजी आपने इसको सार्वभौमिक कह दिया, ये भी अपने आप में गलती है। कोलबर्ग ने बच्चों और बड़ों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का प्रयोग किया था। ये बात याद रखना, ये एज इट इज लाइन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगी कि कोलबर्ग ने क्या प्रयोग किया था। जी भैया जी, उन्होंने परिकल्पित स्थितियों, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का प्रयोग किया था। कोई वास्तविक हिंज नहीं था और कोई हिंज की पत्नी वास्तव में नहीं मर रही थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, ये वास्तविक प्रयोग न करके एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी जिसके माध्यम से बच्चों को कहानी सुनाकर इसका प्रयोग किया था। तो कैरोल गिलिगन ने यही कहा कि गुरुजी आप फीमेल पक्ष को सेकेंडरी रखते हो, आपने हिंज की पत्नी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू सुनाया ही नहीं। हो सकता है हिंज की पत्नी खुद कह देती कि हे पतिदेव मुझे मर जाना, पर तुम न जाइयो जेल। या हिंज की पत्नी कहती कि क्या सोच रहे हो, तुरंत जेल जाओ, बताओ मेरे को, जब चोरी करो।
तो बोले आपने कुछ दिखाया ही नहीं है, उसकी पत्नी का बेचारी का रोल ही नहीं बताया आपने। अब आते हैं हम किसके ऊपर, जीन पियाजे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, सीधे सीधे आपको 1 से 2 नंबर में देखने को मिलेंगे। डेवलपमेंट में इनकी थ्योरी कहलाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है ना। क्या कहेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इनकी थ्योरी कहलाती है। क्या कहलाती है इनकी थ्योरी, तो हम कहेंगे इनकी थ्योरी कहलाती है बेटा जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाती है, ठीक है ना। तो अब एक चीज को समझना है, 2 मिनट में पानी पी लूं, आप भी पी लो। देखो ये क्या नाम था, गुड़िया का यादव एसएससी, प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसे कमेंट ना करें बेटा जी कि आपको खुद को उसको डिलीट करना पड़ जाए। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पर बात करते हैं। प्याजे चचा अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का पापा कहा जाता है। क्या कहते हो आप इनको, आप इनको कहते हो विकासात्मक मनोविज्ञान का फादर, विकासात्मक मनोविज्ञान का फादर, विकासात्मक साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है इन्हें। विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है इनको, विकासात्मक मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है इनको, पापा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बताया डेवलपमेंट कैसे होता है और बहुत सटीक तरीके से बताया। इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जहां पर भी संज्ञान शब्द देखो, कॉग्निटिव देखो, तो इसका मतलब ये मानना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये मानती है कि आपका दिमाग का विकास कैसे होता है। क्या मानती है ये थ्योरी, कि आपका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है। क्या कहती है ये थ्योरी, कि मेंटल डेवलपमेंट आपका कैसे होता है। और ये थ्योरी ये कहती है कि मेंटल डेवलपमेंट जो आपका होता है, यानी आपका जो मानसिक विकास होता है, उसमें जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आप में मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपका विकास बढ़ता जाता है। बड़ी प्यारी बात करता है, क्या कहता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपका सोचने का, समझने की जो लॉजिक होती है वो आगे बढ़ जाती है। तो लाने वाले कौन हैं, तो हम कहेंगे लाने वाले हैं जीन पियाजे। विकास के जिस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान को एक्सप्लेन किया जाता है, उसे आप संज्ञानात्मक विकास कहते हो। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, तो मानसिक विकास, कि जिसमें आप तर्क की बात करो, विचार की बात करो, जो सब दिमाग से होते हैं, उसे आप संज्ञानात्मक विकास कहते हो। कलेक्टिव मोनोलॉग की अवधारणा जीन पियाजे ने दी है। कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एकालाप। अब बात आती है सामूहिक एकालाप या कलेक्टिव मोनोलॉग होता क्या है, ठीक है ना। होता क्या है, कलेक्टिव मोनोलॉग होता क्या है, सामूहिक एकालाप होता क्या है। यहाँ जीन पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चा समूह में होता सामूहिक है कि ग्रुप में बैठा है, लेकिन खुद को अपने आप से एकालाप करता है, अकेले में खुद से बात करता है। इसे कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं और सामूहिक एकालाप कहते हैं। और पियाजे साहब कहते हैं ये बेकार है, ये जो बच्चा करता है ना समूह में होते हुए भी खुद से बात करना, ये बेकार है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी किसी के भी नोट्स उठाओ, मैं नहीं कहती हूँ, आप किसी के भी नोट्स उठाओ, लेकिन यू विल नेवर फाइंड दीज लाइन्स, यू विल नेवर फाइंड कि अपडेटेड चीजें कोई अपने, हर बार के सीटेट के बाद में कोई अपने में अपडेटेड चीजें डालता हो, है ना। हर बार में कोई नहीं डालता अपडेटेड चीजें। एक बार बन गए 6 साल पहले, 5 साल पहले, उसी को सर्कुलेट करे जा रहे हैं, ठीक है ना, उसी को सर्कुलेट करे जा रहे हैं, उसी को देते जा रहे हैं, उसी को देते जा रहे हैं। और क्योंकि ब्रांड हो जाता है ना, तो बच्चा क्या कहता है, हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, हाँ हाँ। चाहे उससे बिल्कुल आपका, आप पेपर दो तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग न बन रही हो, चाहे उस 6 सालों में पूरा पैटर्न चेंज हो गया है ना, कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा हो, लेकिन ये वाली बात रहती है। ये रीजन है कि मैं हमेशा मना करती हूँ कि किसी की कोई किताब ही नहीं खरीदनी, किसी की कोई बुक मार्केट में से नहीं खरीदनी। क्यों नहीं खरीदनी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत गजब का अपडेटेड ई बुक ऑलरेडी मिल रही है, अलोंग विद द क्वेश्चन आंसर मिल रही है। तो एक सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये जो मोनोलॉग, मतलब ये जो एक लॉबी बन जाती है ना, उसको भी ब्रेक करो। ये तुम ही फैलाते हो उस लॉबी को भी। ये टीचर कोई नहीं कह रहा, आप ही ने ये लॉबी बना दी है कि नहीं नहीं ये वाली किताब लेनी ही लेनी है, चाहे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, समय बदला लेकिन कुछ भी नहीं है बदला उसके अंदर, लेकिन नहीं नहीं नहीं, लेनी है लेनी है लेनी है लेनी है, एंड देन यू स्टार्टेड लेनी है लेनी है। और फिर उसके बाद
फिर पता पड़ता है फिर उसके बाद हमारा जीवन वो कर देते हो। ई बुक कब दे रहे हो? ई बुक दे दो ना प्लीज, अभी दो, अभी दो, अभी दो, 5 दिन में दो, 5 दिन में दो। तो हमने थोड़ी ना कहा था तुम किताब जाके खरीद लो। क्यों खरीदी किसी किताब, हम जब बना कर रहे थे? तो ये कुछ चीजें अपने अंदर लेकर आओ। जब आप सेंसिबल तरीके से कर सकते हो चीजों को, तो सेंसिबल तरीके से उनको करो। एटलीस्ट 50-50 हर हालत में पासिंग करना है ना, तो ये चीज आपको भी करनी होगी अपने बेसिस पर कि नहीं, इसको प्रमोट नहीं करते हम इन चीजों को। है मार्केट में किताबें हैं, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स हैं, अपडेटेड नोट्स हैं, उनको पढ़ो, क्लासेस लो, ये करो। ठीक, तो इन्होंने 4 स्टेजेस दी। क्या दी? 4 स्टेजेस दी। क्या दी इन्होंने? 4 स्टेजेस दी। अब इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पे प्रयोग कर मारा था। इन्होंने क्या करा था? हाँ, अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग कर मारा। इन्हीं के बच्चे थे, एलेक्स और है ना सारे। इन्होंने अपने ही बच्चों पे प्रयोग कर दिया और 4 स्टेजेस दी। 3 बच्चे थे लेकिन 4 स्टेजेस दी। इन्होंने कहा सबसे पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज। इन्होंने कहा ये सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी पेशी अवस्था 0 से लेकर 2 साल होती है। अब देखो, आपको बता दूं, यहां पर नोट डालो, नोट डालो, दिसंबर 2024 की पेपर में, 24 में वस्तु स्थायित्व को किसमें मैच कराया? मैचिंग आई है, मैचिंग। और वस्तु स्थायित्व को मैच किया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें मैच किया गया है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में मैच किया गया। प्री ऑपरेशनल